अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त 92 पे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज 22 जून 2022 है और आज का दिन बहुत सारे पहलुओं से हमारे लिए बड़ा खास और बड़ा करीबी है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं सुबनामा के साथ। लेकिन एक चीज और भी है शाहजेब, आज 22 जून को दुनिया में कहीं ना कहीं आज के दिन को जो है वो कोई चॉकलेट के दिन से भी मना रहा है, कोई ना कोई जो है वो जनाब अवेयरनेस के दिन से भी मना, अलग अलग ममालिक में है। हम किस दिन से मना रहे हैं? चॉकलेट के दिन से हम मना रहे हैं कि मुबारक हो IMF का पाकिस्तान से मुआहदा हो गया। अच्छा। हम इस तरह भी मना सकते हैं। बात करेंगे, लेकिन मईशत संभालने के लिए मुश्किल फैसले जो हुकूमत वो कर रही है और मुसलसल फैसले इस किस्म के किए जा रहे हैं कि मईशत किसी तरीके से कुछ संभल जाए। अब पेट्रोल की कीमत दिल पर पत्थर रखकर बढ़ाई। अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मजीद मुश्किल फैसले करने पड़े तो करेंगे, लेकिन PTI की नाअहली की वजह से मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं। साथ में इमरान खान ने IMF से मुआहदा करके उसकी खिलाफ वर्जी की, जाते जाते पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे कि अमीर लोगों पर टैक्स लगाएंगे। अब अमीर लोगों पर टैक्स लगाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। और आगे अगर बड़े इस हवाले से तो PTI की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज हो गया है। जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा यकीनी बनाएंगे कि सबके साथ इंसाफ हो और चाहते हैं दूसरी सियासी जमातों के केसेस भी इख्तिताम पजीर हों। बिल्कुल। अकबर एस बाबर ने यह कहा है कि ख्वाहिश है केस आइंदा के लिए मिसाल बने। जबकि PTI के फरूख हबीब साहब जो है उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने सबसे पहले तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इस पर और यह कहा कि इलेक्शन कमीशन का केस में एक तरफ झुकाव हमें कुछ नजर आता है और इस तरह का बयान जो है वो उनकी जानब से दिया गया है। साथ में जब हम IMF का जिक्र कर रहे थे तो IMF की जानब से कुछ नई शराइत सामने आ गई हैं जो कि आती रहती हैं IMF की हर कुछ अरसे बाद। आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें IMF हर कुछ दिनों बाद हर एक जब मीटिंग होती है उसके बाद नई शराइत आ जाती है। जो अभी आई हैं उनकी नई शराइत, उसमें क्या प्राइवेट क्या करने के लिए उन्होंने क्या वो ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोग मालियाती पैकेज चाहते हैं तो खसारे में चलने वाले तमाम सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए दिसंबर तक। तो अभी तो जुलाई आने वाला है, अब तो जुलाई शुरू हो रहा है। बिल्कुल, अब तो वक्त भी नहीं है। हाँ। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वफाकी काबीना के इजलास में IMF मुआहदे में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। साथ में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम को एतमाद में लेने का भी फैसला ये भी जरूरी है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कौम को एतमाद में ले, क्योंकि जिस वक्त जो हालात चल रहे हैं यकीनी तौर पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो फिर तो लोग एहतजाज करने निकल पड़ेंगे सड़कों पर। एब्सोल्युटली। काबीना ने डॉलर की कमी पूरी करने के लिए जनाब सुकूक बॉन्ड्स के फरोख्त की मंजूरी भी दे दी है। अगर आगे बढ़े फॉरेक्स मार्केट की बात करते हैं। फॉरेक्स वही जिसमें आप डाल के forex.pk पे आप रेट्स पता करते हैं ओपन मार्केट रेट पे। उसी के हवाले से अगर बात करें तो मार्केट में मुसलसल तेजी, डॉलर मजीद ₹1 और 48 पैसा मजीद, यानी कि तकरीबन ₹1.5 शाहजेब अगर गलत नहीं होगा। तो अब ये कहाँ पहुंच गया? 211 ये चांद पे पहुंच गया जहां पे पानी के जो है वो मिल गए हैं जनाब, मौजूद हो गए हैं जनाब, आगे सबूत मिल गए। ये चांद पे जाएगा, वहीं पर जाके एक नई आबादी होगी और हम कहेंगे एक जमाना था हम जमीन पे रहते थे। आगे बढ़े तो इंटरबैंक में ₹211 कीमत और जनाब ओपन मार्केट में डॉलर ₹215 तक फरोख्त होने की खबर है। बिल्कुल। स्टेट बैंक की निजी बैंकों को आज से डॉलर की फरामी $50 करोड़ का फंड कायम कर दिया गया है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक करेंसी कंट्रोल और इंपोर्ट पॉलिसी के जरिए ज़र मुबादला पर कंट्रोल मजीद बढ़ाएगा, जो कि करना बहुत जरूरी है। इंपोर्ट पर कंट्रोल आएगा, ज़र मुबादला कंट्रोल होंगे तभी कुछ हो सकेगा। साथ में आपको ये बताएं कि अदालती हुक्म की बात करेंगे। यस, ये बात करेंगे और हम दोनों की तरफ से भी मैं आई कैन स्पीक ऑन योर बिहाफ एज वेल। ये जो भी अब सिचुएशन हो रही है ये बहुत ज्यादा कोई प्लेजेंट नहीं है। जहां खून के रिश्ते होते हैं वहां पर अगर एहतजाज हो, वहां पर डिमांड हो, समझ में आता है। किसी गैर की शिकायत पर अगर इस तरह का जो भी हो रहा है, खैर सिचुएशन आपसे शेयर करते हैं। अदालती हुक्म पर आमिर लियाकत हुसैन की कबर कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दे दी। बिल्कुल। और 6 रुकनी ये बोर्ड है जो 23 जून को कबर कुशाई करके पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो अदालत में जमा कराएगा। साथ में दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि आमिर लियाकत हुसैन की साबका अहलिया है बुशरा इकबाल, उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले की कॉपी भी हासिल कर ली है। तो ये फैसला है जो अदालती हुक्म है और उस हुक्म पर इस वक्त जो है वो अमल किया जा रहा है। साथ में एक रूस के सहाफ़ी हैं दिमित्री मुरातोव ने यूक्रेन की मदद के लिए अपना ही जो तमगा था, जो मेडल था, नोबेल मेडल, वो फरोख्त कर दिया। और ये बताया जा रहा है खबर एजेंसी के मुताबिक कि 23 कैरेट का ये सोने का मेडल था जो कि उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर फरोख्त किया। और उसकी क्या प्राइस है जरा माया बताइएगा। उसकी प्राइस है जनाब $10 करोड़ 30 लाख।
जिसमें वो फरोख्त हुआ है, और उसी सहाफ़ी को नोबल इनाम गुज़िश्ता बरस जो है वो जुर्रतमंदाना सहाफ़त पर दिया गया था। ये वाकई में एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है अपने मुल्क से, अपनी फौज से, अपनी अवाम से, अपनी ज़मीन से मोहब्बत का। मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो है वो अपना मेडल, लोग अपने मेडल लेके साइड हो जाते हैं, उन्होंने अपना मेडल जो है ना वो फरोख्ती कर दिया। नोबेल जो ऑब्वियसली उनका जो भी था। ख़वातीन हज़रात, ये तो था आज का सुबनामा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शाह साहब, एक चीज़ और देखी गई कि जो मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ, एक न्यूज़ आई थी सुबह में भी मैं सुन रही थी कि जो यहाँ पर रेड लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन जो शुरू होनी थी वो बसेस, वो बारिश के होने या बारिश आने की वजह से उनका लॉन्च रोक दिया गया। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। अच्छा। गाड़ियां निकलेंगी तो जाहिर है पानी भी आएगा, जब ज्यादा पानी आएगा तो गाड़ियां रुकेंगी भी लेकिन ये तो एक नेचुरल सा प्रोसेस है ना, इट्स पैकेज डील। लेकिन उनकी वजह से जो अवाम को दुश्वारी होगी उसकी प्रायोरिटी क्यों नहीं? लेकिन आपने एक चीज नोट की है माया, आपका सवाल तो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन आपने जो एक चीज नोट यकीनी तौर पर की होगी कि सड़कों पर ट्रैफिक आजकल कुछ कम नजर आ रही है। हाँ। और मैं खुद नोट कर रहा था एक दो दिन से कि जो ट्रैफिक, इवन कराची की अगर बात करें तो शायरा फैसल में जितनी ट्रैफिक होती है, जो पीक टाइम है ट्रैफिक का, उसमें भी आपको उतनी ट्रैफिक नजर नहीं आ रही। इवन रात के औकात में, क्योंकि मार्केट सब 9 बजे बंद हो जाती हैं, तो रात को हम निकले तो बिल्कुल खाली सड़कें थी। बहुत कम जगहों पे शायद हम लोगों ने वो कुछ रेस किया था कि यार कहीं कहीं चाय के होटल खोले थे, तो कल जो खबर आई है कि जनाब मजीद चाय के होटल्स भी बंद नजर आ रहे थे। आपने बता दिया ना कहाँ खुले हैं, उन्होंने जाके बंद करवा दिए। भाई देखें, हमें ऐसे सर ने कहा है ना चाय कम पियो तो चाय कम पियो, क्या करना है वो आधा पी के। लेकिन अब ये हो रहा है कि बाइक्स को भी पेट्रोल कम पिलाया जा रहा है, क्योंकि जो पेट्रोल है वो इतना महंगा हो चुका है कि अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मोटरसाइकिलें, अपनी गाड़ियां घर पे छोड़कर और बसों में सफर करें, मेट्रो बस में सफर करें, क्योंकि ये बात नोट की गई है, इसका डाटा हमारे पास आ चुका है। अपनी सवारी के बजाय बसों को तरजीह दी जा रही है। वो कैसे तरजीह दी जा रही है कि अभी जो डाटा हमारे सामने है उसमें अगर मैं आपको बताऊं कि लाहौर ऑरेंज लाइन की बात करें तो रोजाना मुसाफिरों की तादाद 94,000 थी, जो अब बढ़कर 1,18,000 तक पहुंच गई है। इसके साथ साथ मेट्रो बस पर सफर करने वालों की तादाद 1,20,000 से बढ़कर 1,44,000 हो चुकी है। ओ माय गॉड। और स्पीडो बस पर सफर करने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। तो अच्छी बात है। ये इजाफा अच्छी बात है। देखते हैं कि क्या अवाम इसको अच्छी बात समझ रही है कि नहीं समझ रही, क्या उनको ट्रैवलिंग में आसानी हो रही है नहीं हो रही, क्या वो इसलिए कर रहे हैं कि अब दे डोंट हैव एनी चॉइस। जानते हैं फहीम अमीन हमारे जो नुमाइंदे हैं वो बताएंगे। फहीम भाई जरा बताएं क्या सिचुएशन है, अवाम क्या खुश है या कंफर्टेबल है, जरा अपडेट दीजिएगा। माया, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, और ऐसे में जो बचत के ज़रिए हैं वो लोग ढूंढना शुरू हो चुके हैं। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर शहर की जो मेट्रो सर्विसेज हैं उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और तकरीबन 80,000 नए मुसाफिर जो हैं इस मेट्रो सिस्टम में शामिल हुए हैं। ऐसा अगर हम बात करें ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की, तो यहाँ पर जो अमूमन मुसाफिर जो थे वो तकरीबन 1,15,000 20,000 जो थे वो थे, जिनकी तादाद में 20 से 25,000 का इजाफा हो चुका है। लोगों की कितनी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि स्पीडो बस सर्विस जो है उसके मुसाफिरों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। तकरीबन 35,000 नए मुसाफिर उसमें भी शामिल हुए हैं, जबकि मेट्रो बस सर्विस जो है उसके मुसाफिरों की तादाद में भी 20 से 25,000 का इजाफा हुआ है। जो मास बस अथॉरिटी हुकाम है, हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन में हमारी कैपेसिटी तकरीबन 2.5 लाख लोगों की है, जबकि जो बस सर्विस है मेट्रो की वो पूरी अपनी इस्तदा के मुताबिक चल रही है। जबकि स्पीडो बस के लिए उनका ये कहना है कि मज़ीद बसें दरकार होंगी, जिसके लिए पंजाब हुकूमत से हमने दरख्वास्त कर दी है। हमारी यहाँ पर जब मुसाफिरों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि अब उनके लिए अपनी ज़ाती सवारी का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई महंगा हो चुका है। सिर्फ अपने दफातर की तरफ आने जाने के लिए जो अपनी ज़ाती सवारी है वो इंतहाई महंगी पड़ती है, इसलिए वो फिर अब इन जो मेट्रो सर्विसेज हैं उनके इस्तेमाल के ऊपर। ठीक है, ये हमें फहीम अमीन लाहौर से दिखा रहे थे, और मैं पीछे देख भी रहा था ऑरेंज जो लाइन ट्रेन है वो भी यहाँ पर चल रही थी, और लोग तरजीह इसी बात को दे रहे हैं, जैसे कि फहीम भी फरमा रहे हैं कि क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है तो बेहतर यही है कि आप अपनी ट्रेन में या बस में सफर कर लें, लेकिन उसके लिए ट्रेन और बस होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब हम कराची की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इलाकों में तो आपको मिल जाती है बस, लेकिन बाकी इलाकों में बड़ा मुश्किल होता है, या वो बस ऐसी नहीं होती कि उसमें ट्रैवल कर सके तमाम लोग, मतलब ऐसा सेटअप नहीं बना हुआ। तो फिर इसका मतलब है कि लोग अगर मजबूर हो रहे हैं तो फिर हर शहर में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि लोग इजीली मेट्रो बस पे ट्रैवल कर मैं भी सकें। लाहौर वाली जो फुटेज थी अभी हमने दिखाई फ़हीम भाई ने, उसमें जो है ना खवातीन खड़ी हुई थी ना क्यों में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा शाहजेब की खवातीन खड़ी हुई है। इसका मतलब है इट इज कंफर्टेबल, खवातीन के लिए भी इजी है वहां तक अच्छा, जाके लेकिन ये सिर्फ travel लाहौर में नहीं, रावलपिंडी में भी कुछ सूरत इस किस्म की हमें है। तो दिखाएंगे रावलपिंडी में जो हमारे नुमाइंदे बताइएगा। साजिद शेख, उनसे हम जान लेते हैं। साजिद, आप बताइएगा, पिंडी में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है कि लोग अपनी गाड़ियां, अपनी मोटरसाइकिलें, अपनी गाड़ियां सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है वो मेट्रो बस पर सफर कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त रावलपिंडी के सदर मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं। जिस तरह के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ और उसके बाद हमने देखा कि एक मुसाफिरों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त मेट्रो बस सर्विस पर सफ़र करने पर मजबूर हो गई है, जो लोग पहले पसंद नहीं भी करते थे, मगर इस वक्त हम देख रहे हैं, आप मेरे कब में देख सकते हैं, बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है जो कि यहाँ से अब रवाना होने की तैयारियों में है। थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि जो मेट्रो ज़राए के मुताबिक 1,30,000 से ज़ायद पैसेंजर जो थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पहले जो सफ़र किया करते थे, उसमें जो इजाफा देखने में आया है वो तकरीबन 15 से 20,000 मुसाफिर ऐसे हैं जो अब हम देख रहे हैं कि उसमें इजाफा हो चुका है। तो ये तादाद इस तरह 1,30,000 पैसेंजर से बढ़कर 1.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। और अगर स्टॉप टू स्टॉप बात की जाए तो 30 रुपये किराया बताया जा रहा है, और अगर इस्लामाबाद तक की भी बात की जाए तो भी किराया 30 रुपये है। और अगर कोई एक मुसाफिर या रावलपिंडी से इस्लामाबाद का सफ़र करे और इस्लामाबाद से वापस भी आए तो उसका मजमूई तौर पर किराया जो है वो 60 रुपये हो जाएगा। हमारी यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से, शहरियों से बात हुई, उनका कहना ये था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया इजाफा है इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और उन्होंने बेशतर लोगों ने अपनी जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल जो हैं वो घरों में खड़ी कर दी हैं। और वो ये समझते हैं कि मेट्रो का सफ़र जो है इस वक्त उनके लिए इसलिए मुनासिब है क्योंकि उसका किराया मुनासिब है। यही वजह है कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद देखने में आ रही है। और लोगों का कहना यही है कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें जो इजाफा है उसको बिलफौर या तो वापस दिया जाए या उसको कम किया जाए। जी तो जनाब, ये तो पिंडी से हमारे भाई और हमारे नुमाइंदे साजिद शेख साहब बता रहे थे क्या सिचुएशन है। अब जरा अब्बा के शहर मुल्तान का भी जरा सा जो है वो रुख करते हैं। जनाब, मुल्तान में मेट्रो और वेदा बस सर्विस में मुसाफिरों की तादाद का तकरीबन 30% इजाफा हुआ है। हमारे नुमाइंदे 92 न्यूज़ सरफराज अली अंसारी साहब से जानते हैं कि मुल्तान में लोगों को कितनी आसानी या कितनी मुश्किलात, जरा दिखाइए। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने लोगों की कुव्वत ख़रीद को खासा मुतासर किया है और लोगों ने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का रुख करना बंद कर दिया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अदाद शुमार के मुताबिक मेट्रो बस और वीडा बस जो मुख्तलिफ रूट्स पर चलती हैं उनके अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर 70,000 शहरी जो है सफ़र कर रहे थे, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद जो है इन सफ़र करने वालों की तादाद में 30% इजाफा हो चुका है। जी 30% का इजाफा हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक शहरी स्टूडेंट हैं, वो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते थे या कि अब उन्होंने शुरू किया है और उनके क्या तासुरात हैं। अब आप देखें कि हमारी बाइक हॉस्टल में, हम बाइक हमने हॉस्टल पे खड़ी करने पे मजबूर हैं और हम वीडा पे से या मेट्रो पे सफ़र करते हैं यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए। किराया अगर हम पेट्रोल डलवाते हैं तो हमारे तकरीबन 400 से 500 रुपये लग जाते हैं आने जाने में, और जबकि मेट्रो पे हमारे 20 रुपये खर्च आते हैं। गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है, अगर आप पेट्रोल की कीमत कम नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ये वीडा की जो सहूलत आपने लोगों को दी हुई है ये तो लोगों से ना छीने ना आप। तो हमारी एक दर्दमंदाना अमील है, स्टूडेंट BZU हम पढ़ते हैं, तो आप ये वीडा की सर्विस बिल्कुल भी बंद ना करें। पेट्रोल की मसनूआत में कीमतों में इजाफा हुआ है तो उसकी वजह से हमें बड़ी दुश्वारी पेश आती थी, तो इतना ख़र्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम, इसीलिए अब हमने मेट्रो ज्वाइन की है और मेट्रो पे ही आते जाते हैं डेली। 20-30 रुपये में हम अपनी यूनी आते हैं और 20 में घर वापस आ जाते हैं। प्राइवेट ट्रैवल करेंगे ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, तो इसलिए ये बेहतर, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर टाइम एडजस्ट कर लें तो ये बेहतर है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मेट्रो के अंदर जो है एक साइड का किराया चौक कुम्हारा वाला से BZU का यूनिवर्सिटी का जो है 20 रुपये है, और जबकि दूसरी साइड का भी 20 रुपये, 40 रुपये में इस तरह आ जा सकते हैं स्टूडेंट। जबकि वो ऑटो रिक्शा, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या अपनी गाड़ी या बाइक इस्तेमाल करें तो उनका 300 से 600 रुपये किराया उनका जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया है जब से पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा हुआ है वो जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ही करेंगे। ठीक है सरफराज अली अंसारी, थैंक यू वेरी मच। आप अपडेट कर रहे थे, तो लोगों ने तो ये फैसला कर लिया है कि अपनी मोटरसाइकिलें घर पर छोड़ें, अपनी सवारी घर पर रखें, और अगर सवारी आपने करनी है तो बसों की जाए, क्योंकि वो रेट ज्यादा मुनासिब आपको लग रहे हैं। और ऐसा ही है, अगर आप
बाइक पर 150-200 रुपए का पेट्रोल लगाते हैं और आपको बस पे 30-40 रुपए देकर जाना पड़ता है, तो एक बड़ा डिफरेंस है इसमें। तो आप अपनी बाइक अंदर खड़ी करें और दूसरों के लिए जाएं, मतलब ना लेके जाएं, आप बसों में ट्रैवल करें। लेकिन शाहजेब भाई, अब आप नेक्स्ट कहाँ लेके जा रहे हैं? पूरे पाकिस्तान की अपडेट आ रही है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा ही मजा आ रहा है मुझे, हर जगह से अपडेट्स आ रही है ना। तो साथ साथ अब हमें पेशावर का भी रुख कर लें, क्योंकि वहां पर भी मैस ट्रांसपोर्टेशन का रुझान बढ़ गया है। और जैसे कि अच्छी खबर यह आ रही है कि BRT रूट में मजीद 86 बसें शामिल होने जा रही हैं, जो कि 1-2 रोज में पेशावर पहुंच जाएंगी। और अच्छी बात यह भी है कि पुरानी जो बसें चल रही थी उस पर भी हुकूमत ये कर रही है कि उसके मालिकान को ये कह रही है कि इन बसों को बंद किया जाए और उससे फजाई आलूदगी भी बहुत कम होगी। और फिर करेगी ये कि डिसमेंटल भी करने का प्लान है, बिल्कुल उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, या और साथ में कर दिया गया भी है कुछ वैगन्स को और बसों को। इस पर मजीद अपडेट भी हासिल कर लेते हैं। पेशावर से वक्कास बुनेरी हमारे साथ मौजूद हैं। वक्कास, बताइएगा क्या अपडेट है पेशावर की? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद BRT के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। अब 5 किलोमीटर से कम सफ़र पर 10 की बजाय 15 रुपये किराया होगा, जबकि 5 से 10 किलोमीटर के सफ़र पर अब 15 की बजाय 20 रुपये चार्ज होंगे। इसी तरह 10 से 15 किलोमीटर के सफ़र पर भी 5 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जो कि अब 25 रुपये हो गया है। इसके अलावा BRT का किराया जो पहले 50 रुपये था, अब 55 रुपये हो गया है। इसके अलावा ये भी बताते चले कि किरायों में इजाफे के बाद भी BRT में सफ़र करने वालों का रश जो है वो बढ़ गया है। BRT का एक तरफ का किराया जो है वन टाइम सफ़र वो 50 रुपये बरकरार रखा गया है। इसके साथ साथ जो BRT की तमाम बसें हैं उसकी तादाद 158 है, जिसमें 86 बसों का मज़ीद इजाफा भी कर दिया गया है और वो बहुत जल्द BRT में शामिल कर दी जाएगी। BRT में रोज़ाना तकरीबन 2.5 लाख लोग सफ़र करते हैं, जिनमें 70,000 ख़वातीन भी शामिल हैं। इसके साथ साथ अच्छी खबर ये भी है कि BRT फीडर रूट्स के साथ साथ लोगों को सहूलत भी दे रही है, और जो नई 86 बसें आएंगी तो उसके लिए भी मज़ीद फीडर रूट्स में इजाफा कर दिया जाएगा, जो कि लोगों को उससे बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि BRT बस सर्विस हुकूमत ने आमदनी के लिए शुरू नहीं की, अलबत्ता BRT को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इसमें बड़े बड़े प्लाजे भी बनाए गए हैं, जो कि शॉपिंग के अलावा लोगों को यहाँ पर पार्किंग की सहूलत भी देगी, और ये सहूलत बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम रिपोर्टर्स, और वकास आपने भी बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट दी। तमाम नुमाइंदों का इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने बाकायदा मेहनत से जिस तरीके से हमें अपडेट्स दी अलग अलग शहरों की। ब्रावो जी, ऐसे ही अपडेट्स देती रहिएगा। लेकिन अब बहुत ज़रूरी है किसी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव से बात करने की जो हमें ज़रा कराची के भी हवाले से बात कराए। अगर हम कराची की बात करते हैं, हमारे नुमाइंदों ने बताया कि जनाब ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस लाहौर में 80,000 मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हुआ है, जबकि मुल्तान में 30% शाज़ेब इजाफा हुआ है। कराची ग्रीन लाइन की भी अगर हम बात करें तो तकरीबन 5,000 मुसाफिरों का जो है वो इजाफा देखा गया है ट्रैवलिंग के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है कराची मैनेजर कम्युनिकेशन ग्रीन लाइन से बिलाल साहब। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और हमें बहुत सारी खबरें मिल रही हैं कि जनाब कुछ बसेस जो हैं वो बारिश के होने की वजह से जनाब नहीं चलेंगी या उनको अभी नहीं निकाल रहे हैं। जरा ये भी बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफे से ऑब्वियसली इस तरह का बड़ा रेशियो और इतना बड़ा परसेंटेज में इजाफा हुआ है, इसके साथ साथ कहाँ जा रहा है अंदाजन अगर 5,000 से ज्यादा मुसाफिर कराची में भी हो रहा है जिसका इंक्रीमेंट, जरा बताइए कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी शेयर कीजिएगा। जी बिलाल साहब। जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले तो आपका ये सवाल था कि ये हमारी जो राइडरशिप का इम्पैक्ट आया है फ्यूल के हवाले से। जी बिल्कुल आया है इम्पैक्ट, और हम इस वक्त अंदाज़न ये कह सकते हैं कि तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग जो हैं उनका आप समझ लें एडिशनल राइडरशिप का है इस वक्त। जब से अगर हम कंपेयर करें जब से फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं तो ये एक अंदाज़न हमारा एक एस्टिमेट है इसके हवाले से। तो हमारी अजम्पशन ये है कि वक्त के साथ साथ हो सकता है ये और थोड़ा सा स्टेबल हो जाए इंशाल्लाह। दूसरा उसके हवाले से आपने पूछा था कुछ बसेस के हवाले से कि ये कितनी बसेस ऑपरेट कर रही हैं, गालिबन आप बारिश का कुछ बता रही थी। देखें इस वक्त तो हमारा जो रूटीन ऑपरेशन है वैसे ही है सारा, और बसेस हमारी इस तरह रुकती नहीं है क्योंकि हमारे पास रिजर्व स्टॉक होता है।
तो उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं है। जितनी बसेस हम ऑपरेट कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। अलबत्ता ये कि जब हमारी राइडरशिप बढ़ती है तो हम सिर्फ अपना वो बढ़ा देते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि बसेस कितनी देर में पहुंचेंगी, तो वो सब हमारे कोई स्टॉप नहीं आया है, कोई ब्रेक नहीं आया है बसेस की लॉन्च में, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और ग्रीन लाइन कराची कैपेसिटी सर है कितने लोग कितने मुसाफिर जो रोजाना की बुनियाद पर सफर कर सकते हैं? देखिए कैपेसिटी तो इसकी आप समझ लें कि 1 लाख से ज़्यादा की है, लेकिन क्योंकि इसका एक फाइनल एक स्ट्रेच पैच जो है वो अभी कंप्लीट होना बाकी है, जो कि इसको फर्दर कनेक्ट करेगा अंदर एमिजना पे, यानी थोड़ा सा अंदर डीप ये ट्रैवल करेगी। उसका आखिरी स्ट्रेच जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, जिसमें हमें भी अराउंड इसमें हम 1 साल लग जाएगा उसको डेवलप होने में। तो वो स्ट्रेच जब मिलेगा तो फिर हम अपनी कैपेसिटी पे काफ़ी करीब आ जाएंगे। तो वो एक अभी तक एक हिच है जिसको ग्लिच कम कह लें, तो वो इंशाल्लाह जैसे कंप्लीट होगी तो हमारे ये नंबर और बहुत बेहतर। ये तो छोटा सा हम्प है, ये तो इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। खवातीन के हवाले से जरा बताएंगे बिलाल साहब, बिकॉज अभी मैंने लाहौर की जो है वो मेट्रो की भी लाइंस वगैरह देखी, उसमें देखा खवातीन बड़ी कंफर्टेबली खड़ी हुई थी। कराची में खवातीन के हवाले से कितना कंफर्टेबल है, एंड ऑल्सो बारिशों में क्या प्लान होगा? खुदा न खास्ता ये ना हो पहली बारिश पड़े और हमारी बसेस या हमारी जो है ना सर्विसेज रुक जाएं या कहीं उसमें हम्प आ जाए, जरा प्लीज बताइए। जी, पहले तो खवातीन के हवाले से देखें, ये तो जब आप लोग विजिट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोग कितनी दुआएं दे रहे हैं इस सर्विस के हवाले से, मतलब और लोग बहुत खुश हैं। और ज़ाहिर खवातीन का अगर आपने देखा हो तो पूरा एक सेग्रीगेटेड एक पूरा सेक्शन है, तो उससे ज़्यादा बेहतर ज़ाहिर क्या हो सकता है। और ज़ाहिर बसेस हमारी इतनी फ्रीक्वेंसी पे चलती हैं कि उनको आराम से ट्रैवल करने का वो मिलता है मौका। तो आई एम श्योर वो हमें तो रिस्पॉन्सेज बहुत पॉजिटिव मिलते हैं। आप लोग खुद भी इंडिपेंडेंटली जाएं और आप स्टडी करें, आपको अंदाज़ा होगा उसका। जहाँ तक आप बात करें बारिश के हवाले से, देखें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह डेवलप किया गया है कि वो बारिश का पानी उस पर उसकी ड्रेनेज सिस्टम ऐसे बनाए गए हैं कि उम्मीद है इंशाल्लाह कोई अगर हैवी बारिश भी होती है, अगर मतलब अनयूजुअल किस्म की हैवी बारिश भी होती है तो वो भी हम उसको इंशाल्लाह ड्रेन कर जाएंगे। बाकी कराची का आपको अंदाज़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर वो हम सब मिलकर उसको कुछ करेंगे। अच्छा बिलाल साहब, क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे कि हमने मुख्तलिफ शहरों की अपडेट्स भी ली कि मोटरसाइकिल्स या गाड़ियां लोग घरों पर छोड़कर बसों में सफर कर रहे हैं और जो दबाव है वो काफी बढ़ गया है बसों पर। थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, क्या इसके बाद ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि बसों के किराए में इजाफा कर दिया जाए? देखिए, अभी तक जो मेरी बात हुई है मैनेजमेंट से, ऐसा कोई चीज़ हमारी इमीडिएटली उस पर नहीं है टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे उसमें, बट आपको अंदाज़ा है कि मे बी इसकी रिक्वायरमेंट हो शॉर्टली अभी, लेकिन हमारे इसमें कोई एजेंडा में ऐसी कोई चीज़ नहीं है इमीडिएटली। हमारी कोशिश ये है कि इस प्रोसेस में जितनी रिलीफ मिल सके, ज़ाहिर है सब्सिडाइज्ड ही है ये पहले भी, और अगर हम जितनी मज़ीद रिलीफ दे सकें, हम जिस हद तक दे सकें, ज़ाहिर हमारी अपनी मसल्स हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटी है, लेकिन जिस हद तक हम स्ट्रेच कर सकेंगे करेंगे। बाकी है कि फिर हम जब मौका होगा तो हम फिर उसको देन एंड देयर समझेंगे उस मसले को। नहीं बिलाल साहब, आपने बहुत जो है वो मुतमईन किया। बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, एक तो बारिशों को लेके, फिर हमें खबर सुनी कि जनाब कुछ बसेस को जो है वो रोक दिया गया है, लेकिन आपने कम से कम हमें इस बारे में जो है जवाब देकर मुतमईन कर दिया कि लोगों के लिए मुश्किलात नहीं है बस सर्विसेज की वजह से, लोग आराम से जा सकते हैं। खवातीन के लिए अलग से बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, हमारे साथ मौजूद थे। हमें पता है 9 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं, लेकिन जो 9 बजे तक बिजली होती है वो भी तो लोड शेडिंग होती है। बाजार में लोगों की क्या शिकायत है, इस वक्फे के बाद रहिएगा हमारे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाज़ीब और माया के साथ आपकी सुबह जो है वो अपडेटेड गुजर रही होगी, तो क्यों ना आपको एक और चीज से अपडेट किया जाए। ये साहब जो मेरे बराबर में बैठे हैं, कल ये गए थे मार्केट, लोगों से पूछते हैं कि भाई जो 9 बजे मार्केट बंद हो जाती है उससे आपको कितना गुस्सा है। गुस्सा तो है, लेकिन क्या गुस्सा कम है ज्यादा है? क्योंकि एक शिकायत और सामने आई कि जिस टाइम में दुकानें खुली हुई हैं उस टाइम में बिजली कब आती है? बिल्कुल बिजली नहीं आती, और रात को ये फोर्स किया जाता है ताजरों को कि आप लोग 9 बजे मार्केट्स बंद करते हैं, दुकानें बंद करते हैं। फिर पुलिस आती है, पुलिस गश्त करती रहती है, पकड़ धकड़ भी हो जाती है, लेकिन क्या कुछ हो जाता है रात 9 बजे तक। ये हमने ताजरों से जानने की कोशिश की तो सदर की मोबाइल मार्केट का रुख किया। कैसा था लोगों को गुस्सा? में दिखा देते लोग। हाँ, दिखाई
हम इस वक्त मौजूद हैं सदर की मोबाइल मार्केट में और हम आज बात करते हैं मईशत की, कारोबार की। जो कारोबारी लोग हैं वो शदीद परेशान हैं, तो ताजिर हैं वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इसकी वजह यह है कि उनका कारोबार मुतासर हो रहा है। आजकल हमने खबर देखी कि 9 बजे तमाम मार्केटें बंद कर दी जाएं, लेकिन 9 बजे मार्केटें अगर बंद कर दी जाएंगी तो ताजिरों ने ये मुतालबा रखा था कि हमें बिला तातुल बिजली फराहम की जाए 9 बजे तक, तभी हम अपना कारोबार कर सकेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बिजली के बगैर काम नहीं हो सकता। शिकायत ये आ रही हैं कि यहाँ पर मार्केटें 9 बजे तो बंद करा दी जाती हैं, लेकिन बिजली में पूरा दिन हमें सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे फराहम की जाती है बिजली। जब ऐसा होगा तो फिर कारोबार कैसे चलेगा? आज हम लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई ऐसा है, और अगर 9 बजे दुकानें बंद नहीं हो पाती तो फिर क्या होता है। बताएं, ताजिरों ने ये मुतालबा किया था पहले कि हमें 9 बजे तक आप लोग बिजली फराहम करें, फिर 9 बजे दुकानें बंद हो सकती हैं। क्या बिजली आपको मिल रही है? 9 बजे नहीं ना मिल रही सर, अभी बंद हो जाएगी, थोड़ी देर सब्र करो, अभी बंद हो जाएगी। 1 बजे जाएगी, 2 बजे आएगी, 3 बजे आएगी, 4 बजे आएगी, 5 बजे आएगी, कब तक चलेगा ऐसा? तो मुझे बहुत सारे ताजिर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि आप कम से कम जब इतनी महंगाई है तो हमें कारोबार तो करने दें, पकड़ धकड़ क्यों की जा रही है? अगर पुलिस आती है तो आपसे क्या मुतालबा करती है, क्या कहती है, और क्या उनका रवैया आप लोगों के साथ ठीक होता है? नहीं जी, रवैया ये होता है जी 9 बजे क्यों नहीं बन के, और वो इस तरह से तरसील करते हैं कि एक जिम्मेदार जैसे दुकानदार को मारते हुए घसीटते हुए। अब कितनी वीडियो में आपको दिखाऊं कि सदर से लियाकताबाद से कहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं। मुकदमे भी दर्ज किए हैं जी, बिल्कुल FIR दर्ज की हैं। ये मुनासिब नहीं है, ठीक है, जुर्माने करें, जो गलती कर रहे हैं उनके साथ भी देखें, वो भी कोई दहशतगर्द नहीं है, आम ताजिर हैं, ठीक है, गलती हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि भाई ठीक है लोग कारोबार करने के लिए आए, अब बच्चों की रोज़ी कमाने आए। बच्चों की रोज़ी कमानी है, और जो बेसिक मुतालबा था, जो बुनियादी बात थी वो ये थी कि अगर तो आप लोग हमें बिजली दे देंगे, लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लोड शेडिंग नहीं होगी तभी पॉसिबल हो सकेगा कि आप लोग कारोबार कर सकें। यहाँ पर भाई कितनी लोड शेडिंग होती है दिन में? दिन में तकरीबन हो जाती है 7-8 घंटे हो जाते हैं। 7-8 घंटे तो आप लोगों ने कारोबार तो करना होता है। 1 बजे दुकानें खुलनी है, 9 बजे बंद हो जानी है, तो कारोबार कब करते हैं आप ना? क्योंकि मोबाइल की मार्केट तो बगैर उसके नहीं चल सकती। कारोबार हो ही नहीं सकता, आप देख सकते हैं पूरी मार्केट ठंडी हुई है, काम किसी ने भी नहीं किया। जब 9 बज जाते हैं लोग, अभी हम बात कर रहे हैं और बिजली जा चुकी है, और हम यही जिक्र कर रहे थे, यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि बिजली यहाँ पर कितने बजे जाती है, कितनी दफ़ा जाती है। अभी मार्केट खुली है, दुकानें अभी सेट हो रही हैं, लोग अपने कारोबार सेट कर रहे हैं, लेकिन अभी ही यहाँ पर बिजली जा चुकी है, तो फिर इनका कारोबार कैसे चलेगा? मैं जाना तो चाह रहा हूँ कि मंदिर तक जाऊँ और आपसे बात करूँ, लेकिन थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। जब हुकूमत बिजली नहीं देगी तो इन्हीं तमाम दुकानदारों के अपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करके ही बिजली पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जब उनको कारोबार करना है, ताजिरों को अपनी जो आइटम्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर मोबाइल फ़ोन्स बेचने हैं, चार्जर्स बेचने हैं, जो कि बिजली के बगैर टेस्ट भी नहीं हो सकते, तो उनको इस रोशनी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। हम अंदर आए थे तो यहाँ पर लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया, और इन दुकानदार से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन लाइट नहीं है, तो ये तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं सिर्फ इसलिए ताकि इनकी आवाज़ जो है वो हुक्मरानों तक पहुँचे कि इनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? क्या मसला है लोड शेडिंग का? किस हद तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है? तो आपके सामने आप इंटरव्यू कर रहे थे, इसके दौरान ही लाइट चली गई। ये समझे 1 घंटा जाती है, 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है, 1 घंटा आती है। फिर इसके अलावा 9 बजे मार्केटें भी बंद हो रही हैं। अब आप मैं देख रहा था सबके आप इंटरव्यू कर रहे थे, सब शिकायत कर रहे थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो ये जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं ना। इतने लाखों लोग इस मार्केट में मौजूद हैं, अगर सब इकट्ठा होकर इस मसले का हल निकाल, अपनी दुकानें बंद करके एक मरतबा रोड पर आ जाए और हुकूमत को बताएं कि हम कितने, हमारे अंदर कितना पावर है, आवाम के अंदर कितना पावर है, तो ये मसला खुद ब खुद यानी कि बात इस नहज तक आ गई है। आप लोग इतने परेशान हो गए हैं कि जब बिजली भी नहीं है, 9 बजे मार्केट बंद होंगी तो अब एहतजाज ही करना पड़ेगा। जी, जाहिर सी बात है, हम इतना जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, पेट्रोल की सूरत में बिजली इतनी महंगी हम खरीद रहे हैं, फिर भी हमारा कारोबार बंद हो चुका है। अब थोड़ा बहुत जो कारोबार बचा है वो भी बिजली की वजह से नहीं हो पा रहा, हम अपना घर कैसे चलाएंगे? यहाँ पे एक दुकान पे 2-2, 3-3 वर्कर्स मौजूद हैं, हम उनको सैलरियाँ कैसे देंगे? तो भाई ये पूरी मार्केट की बात कर रहे हैं, अगर दुकानें सब लोग दुकानदार मिल के काम करेंगे तभी ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। और अगर आप लोगों के कुछ मुतालबात हैं जो आप लोगों ने पहले भी सामने रखे थे, तो वो आगे भी सामने रखें ताकि ये आवाज़ आगे पहुँचे। और जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है बाज़ारों की, अगर 9 बजे मार्केट्स बंद करानी है तो फिर ये इनके मुतालबात तो पूरे करने पड़ेंगे। शाहजेब, अमेजिंग जिस तरह दिखाया ना, रियलिटी सुपर प्राउड, वाकई में रियलिटी नजर आ रही थी। अच्छा, और 9 घंटे जो कारोबार वो करते हैं, 9 घंटे में 6 घंटे बिजली नहीं होती। 6 घंटे बिजली नहीं है। इमेजिन सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट मोहम्मद रिजवान इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसी में मजीद बात कर लेते हैं हम उनसे कि ताजिरों के शिकवे हमने सुन लिए, नजर आए, आप लोगों ने देखिए। अब ये बताइए कि ताजिरों को कितने बजे तक कारोबार की इजाजत चाहिए? जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी आपने आवाज उठाई। मैं बताऊं आपको, वो आपने खुद भी देखा मार्केट में 5-5, 6-6 घंटे लाइट नहीं है। हमें टाइम दिया गया 9 बजे तक का। जब हम दुकानें खोलते हैं आके, तो उसके बाद जो है कंटिन्यू कभी 1 घंटे, कभी 2 घंटे
और कभी कभी 2.5 घंटे भी लाइट जाती है। तो हम इस असना में इतनी गर्मी में किस तरह कारोबार करेंगे? आपने हमारा टाइम तो कम कर दिया। हम जो है सरकार को टैक्स भी दें, सरकार को जो है बिजली का बिल भी सही दें, उसके बाद जो है पेट्रोल भी महंगा खरीदें, उसके बाद जो है अपना खर्चा भी किस तरह निकालें। हम जो बार बार दरख्वास्त करते हैं सरकार से कि हमारे बात सुनी जाए। हमने पहले मीटिंग की थी कमिश्नर ऑफिस में, जब मिनिस्टर साहिबान मौजूद थे, वहाँ उनको बावर कराया था कि हमारी मार्केट जाकर आप 9 बजे बंद करा रहे हैं तो हमारे यहाँ बिजली भी दें, लोड शेडिंग नहीं करें। हम लोग पूरा बिजली के बिल दे रहे हैं, हमको चोरी नहीं कर रहे बिल, हम पूरा बिल, नो लॉस है वहाँ। और उसके बाद 4 घंटे जो है लाइट जाएगी तो किस तरह कारोबार चलेंगे? कल भी एहतजाज हुआ, कल एक हमारी मार्केट में रिजवान इरफान साहब, मैं आपके पास जब आया था, आपसे मुलाकात हुई थी, हमने मार्केट के अंदर बात भी की थी, तो आप मुझे यही कह रहे थे कि मैं यही मुतालबा सामने रखूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि 8 बजे 9 बजे दुकानें बंद हो तो हमें बिला तातुल बिजली फराहम की जाए पूरा दिन, ताकि ताजरों का जो कारोबार है वो मुतासर ना हो। तो आपने जो बात की थी उसका जवाब क्या मिला था आपको? देखिए, मैंने कल फोन भी किया मिनिस्टर साहब को, पुरसाब आप साहब को, उनका भी कोई कॉल नहीं आई। फिर उसके बाद नासिर शाह साहब को कॉल की, उसके बाद उनका भी जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने कमिश्नर कराची साहब को कहा, मैसेज किया, और फिर एडिशनल आईजी साहब को ही बोला। मैंने सबकी नॉलेज में ले आया हूँ, सबको बता दिया है कि अगर आप हमें 9 बजे मार्केट बंद भाई बताइए कितने घंटे आपको चाहिए, कितने बजे तक कारोबार करने की इजाजत आपको चाहिए? आप रखिए, क्योंकि इस वक्त ये 92 पर जा रहा है और ये न्यूज में भी जाएगा और सारी दुनिया में जाएगा। जी देखिए, हम तो चाहते हैं कि सरकार के साथ ताउन करें। सरकार हमारे साथ ताउन नहीं कर रही ना। हम तो अब बिजली की बचत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपना पेट काट के। हम तो कहते हैं कि 24 घंटे कारोबार होना चाहिए। ये सजा जो है हमको क्यों दी जा रही है? ये बिजली अगर कितने बजे तक चाहिए? सिर्फ ये मैं अर्ज है मेरी, ये बताइए कितने बजे तक कारोबार करने की इजाजत चाहिए आपको? टाइम 10 बजे कारोबार करने की इजाजत दी जाए, कम से कम 10 बजे तक के 10 बजे कारोबार तक चाहिए। अच्छा, 10 बजे तक होनी चाहिए कम से कम, और बशर्ते लोड शेडिंग नहीं हो। अगर लोड शेडिंग होगी तो हम जो है 10 बजे भी बंद नहीं कर सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता हम बंद कर सकें, क्योंकि हम यहाँ कारोबार कर रहे हैं। यहाँ हम जो है अपने पेट काट के जो है सरकार को जो है टैक्स भी दे रहे हैं। हम सरासर जो है, लेकिन 10 बजे तक आप कह रहे हैं ना, शाहजेब भी बहुत परेशान लौटा था आप लोगों के सिचुएशन देखकर। लेकिन अगर 10 बजे तक आपको चाहिए कारोबार करने की इजाजत, 1 घंटे के इजाफे से कितना फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में? और दूसरी बात मुझे ये भी बताइएगा कि अगर आप लोग मॉर्निंग में अपना वक्त बढ़ा लें, क्योंकि जब मैंने मार्केट का रुख किया तकरीबन 2 बजे मार्केट्स खुल रही थी बाकायदा तौर पर, 1:30-2 बजे, तो आप समझते हैं कि सुबह के वक्त आप लोगों को थोड़ा टाइम बढ़ा लेना चाहिए? 10-11 बजे अगर आप मार्केट्स खोलना शुरू कर दें? बिल्कुल 10, मैं तो कहता हूँ 11 बजे तक के मार्केट खुल जाएगी कम्प्लीटली। उसके बाद जो असल में मुझे ये, हमारे यहाँ ट्रेंड है कराची में, लोग शाम में आते हैं। अभी आप समझ सकते हैं गर्मी है, अभी जो है गर्मी का सीजन है, लोग दोपहर में नहीं निकलते, शाम में निकलते हैं। जो शाम में आते हैं लोग, उसकी वजह से आपको जब लोड शेडिंग होती है तो किस तरह कारोबार कर सकेंगे? हम तो ये कहते हैं ना भाई, आप जो है लोग कारोबार, देखिए मैं बात लंबी हो जाएगी। जी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट मोहम्मद रिजवान इरफान। मुतालबा हमको ये है कि 10 बजे तक कर दिया जाए एटलीस्ट, ताकि उनका कारोबार चलता बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, ये बात थोड़ी लंबी भी हो सकती है कि क्या हम जल्दी नहीं उठ सकते? पूरी दुनिया में लोग जो है जल्दी उठते हैं, तो हम क्यों देर से उठते हैं, हम क्यों देर से अपने काम करते हैं? बहुत सारे सवाल तो जवाब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त की कमी की वजह से हमने यहाँ पर उनकी बात को महदूद रखा। 10 बजे तक उनका मुतालबा है। देखते हैं इस ब्रेक के बाद हम आपके लिए कौन सेगमेंट लेकर आ रहे हैं। प्लीज डू स्टे विद अस। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। क्योंकि हम ओवरऑल जिक्र कर रहे हैं बिजनेस का, हम जिक्र कर रहे हैं महंगाई का, हम जिक्र कर रहे हैं वो परेशानियां जिसमें इस वक्त अवाम मुब्तला है, चाहे वो पेट्रोल की हो, वो ट्रैवलिंग की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो। तो हर चीज़ हम देख रहे हैं माया कि इतनी महंगी होती जा रही है कि लोगों की पहुंच से दूर हो गई है। कोई सब्जी खरीदने जाए तो वो इतनी महंगी मिलती है, कोई गोश्त खरीदने जाए तो इतना महंगा मिलता है, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे कुछ भी। तो लोगों की ये तो ख्वाहिश है कि हमें कोई ऐसी दुकान मिल जाए जहां पर चीजें इतनी अफोर्डेबल हो कि वो खरीद सकें। तो ख्वाब सी बातें लगती हैं कि कोई ऐसी दुकान मिल जाए जहां हम अफोर्डेबल सब्जियां, फल और नहीं, ख्वाब नहीं है, इस ख्वाब को कोई पूरा कर रहा है। वैसे ऐसी बातें आज के दौर में करते हैं ना, जैसा लग रहा है हम नमक छिड़क रहे हैं। क्योंकि गरीब शहरियों की आसानी के लिए एक शख्स मैदान में आया और उसने कराची के एक नौजवान ने, जिनका नाम सुहेब है, उन्होंने एक दुकान खोली है जहां मार्केट से कम कीमत पर सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। और अगर मैं थोड़ा सा बताऊं भी आपको, तो मिसाल के तौर पर अगर मार्केट में प्याज 80 रुपए किलो है तो वो 65
रुपए में फरोख्त कर रहे हैं, टमाटर 90 रुपए है तो वो 75 रुपए में कर रहे हैं, यानी कि 15, 20, 30 रुपए का फर्क है उनकी सब्जी में अगर मार्केट से ये रेट्स वो हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुए हैं। एग्जैक्टली, जिस पे असल में सब्जी मिलनी चाहिए ये उस पर फरोख्त कर रहे हैं। तो हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे, लेकिन हम क्योंकि जानना चाहते हैं, ये फिक्सेट के मेंबर भी हैं और सोए फिक्सेट के मेंबर हैं, और इसलिए उनके जो बानी है आलमगीर खान साहब वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनिशिएटिव लिया गया है क्या ये फिक्सेट का इनिशिएटिव है, और कोशिश की जा रही है कि ऐसी दुकानें और भी आएं ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिल जाए, कुछ आसानी हो जाए उनके लिए। बिल्कुल ऐसा ही, आई एग्री। तो हम बात करते हैं, आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलमगीर साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है ये सुहेब की जानिब से, और अगर फिक्सेट ने ओवरऑल कोई प्लानिंग भी की है तो प्लीज वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, एक तो यकीनन ये सुहेब का अपना आइडिया था, उन्होंने अपने रिसोर्सेज, अपनी फैमिली की मदद से ये इनिशिएटिव लिया और फिक्सेट ने पूरा सपोर्ट किया इनको। ये एक्चुअली देखिए, इस वक्त जो महंगाई है, जो मुश्किल एक मिडिल क्लास तबके के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है सर्वाइव करना, फिर गरीब तबका, और ऐसे में जो बेसिक अशिया हैं, जो बेसिक सब्जियां हैं जिससे किचन चलता, वो कराची में स्पेशली एरिया टू एरिया कीमत वेरी करती, कीमत फ़र्क होता है कीमतों में। और जो गवर्नमेंट की रेट लिस्ट होती, जो कमिश्नर कराची की वेबसाइट पे शाया होती, उसको कोई फॉलो नहीं करता, और इंतज़ामिया भी कोई पाबंद नहीं रखती किसी को, ना किसी को खौफ होता। तो इन्होंने ये तय किया कि जो गवर्नमेंट की रेट लिस्ट है उस पर ये अपनी अशिया फरोख्त करेंगे। उसमें भी प्रॉफिट मार्जिन रहता, कम होता लेकिन रहता। मैं मार्केट रेट से तकरीबन आप समझे 25-30 रुपए कम में ये इसको फरोख्त करें, और उसमें भी प्रॉफिट मार्जिन है इनके पास लेकिन कम है। लेकिन मैं फिर से कहूँ, ये ज़रूरत वक्त है। ये सुहेब ने शुरू किया, हमारी कोशिश है कराची के हर इलाके में ऐसी शॉप हम कायम करें जहाँ से गरीब की मदद की जा सके। ये वक्त है एक कौम का सबूत है कि हम एक कौम की शक्ल इख्तियार करें। माशाल्लाह, नहीं, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द विजुअल्स एक्चुअली दैट आई एम सीइंग राइट नाउ। आप जहाँ पर हैं ये वही जगह है सुहेब की जो शॉप है? क्योंकि आपके पीछे मैं देख रही हूँ वेजिटेबल्स हैं, तो आप उसी जगह पर मौजूद हैं इस वक्त? जी जी जी, ये वही जगह है, और मेरे अकब में ये वो रेट लिस्ट है, कमिश्नर कराची रेट लिस्ट, और ये सारी वही इसी शॉप में मैं बैठा हूँ। अरे वाह, जबरदस्त। हम देखेंगे भी साथ में, लेकिन वही वाली बात है, इतना फर्क अगर रख रहे हैं आलमगीर या सुहेब, जितने भी मार्केट के इस वक्त फरोख्त होने वाले रेट्स हैं उसके हिसाब से, तो एक तो मेरे जहन में है कि खामा खाई दुश्मनियां भी मोल ले रहे हैं, लेकिन ये भी नजर आ रहा है कि कितना ज्यादा मुनाफा से जो है वो मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है दूसरी अशिया। जी देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक है कि मुनाफाखोरी की जाती, डिमांड सप्लाई को बाकायदा आर्टिफिशली मैनेज किया जाता, चीज़ों को स्टॉक किया जाता मार्केट में, उसकी पीछे सप्लाई रोक दी जाती और उस वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ती। इसमें आरती वाला भी कसूरवार होता, इसमें जो मिडल मैन होता, और फिर जो आगे रिटेलर होते हैं वो भी अपने इस्तिताअत, अपने वसाइल के मुताबिक वो भी ये सारी हरकतें करते। तो मकसद सिर्फ ये है कि लोगों का, गरीब का सोचता कोई नहीं, खुद को तो गरीब बताता लेकिन दूसरे गरीब का कोई नहीं सोचता। तो फिक्सेट ने ये एक इनिशिएटिव लिया है। अगेन इससे एक आम आदमी, ये मेरे और आपको शायद समझ नहीं आएगी, लेकिन एक आम आदमी का अगर माहाना राशन के बजट में 2-3 हज़ार की सेविंग होती तो ये उसके लिए बहुत मायने रखता। ये शायद मेरे आपके लिए इतना अहम ना हो, मायने ना रखता हो, लेकिन उसके लिए बड़ा मायने रखता। आलमगीर साहब, वैसे तो जो आप जिस लिस्ट का जिक्र कर रहे हैं, कमिश्नर साहब जो लिस्ट दी हुई है, अमल तो उसी के ऊपर होना चाहिए, इवन मार्केट से भी उसी पर अमल होना चाहिए। अगर आप लोग सही रेट पर दे रहे हैं तो ये तो बाकियों को फॉलो कराना बहुत जरूरी है। आप ही समझते कि वो तमाम दुकानदार जो ज्यादा रेट पर बेच रहे हैं उनको इस पर अमल दरामद कराना बहुत जरूरी है पहले। देखिए, इधर मैं फिर से कहूँ, इंतजामिया मुलविस होती है चीज़ों की कीमतों को मैनेज करने में, या वो चाहे गंदम हो, चाहे सब्जियां हो, या कई जगह इनकी नाअहली होती, या कई जगह ये मुलविस होते। मैं आपको गंदम की मिसाल दूँ, सिंध में यहाँ पे
कोई 7 लाख टन गंदम गायब हो गई, चोरी हो गई। वो चोरी क्या, वही गवर्नमेंट के अपने जो मुलाजमीन थे, जो फूड इंस्पेक्टर होते, वो सब खुद मैनेज करते, उन चीज़ों को गोदामों में स्टॉक करते, आर्टिफिशली वहाँ पे डिमांड को रोक देते, और फिर वो कीमतें बढ़ती और फिर दुगनी कीमत पे फरोख्त करते। इसी तरीके से यहाँ भी सब्जियां हो या दीगर जो अशिया होती, उसमें भी सेम यही काम किया जाता। कीमतों पीछे स्टॉक किया जाता, रोका जाता, फिर एक वक्त पे आके जब कीमतें परवान चढ़ती तब ये बेचते, मार्केट में सप्लाई करते, और दुगनी कीमत पे। और इंतजामिया खामोश है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मेक सो मच सेंस के जाहिर है इंतजामिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है, और इस तरह के इनिशिएटिव लेना ना फौरन नजरों में आने वाली बात है। तो क्या ख्याल है कि अगर ये सवाल किया जाए आलमगीर के और मजीद इस तरह की दुकानें खोलने का प्लान है, या मेरा ख्याल आई एम श्योर होगा, बट आई स्टिल वांट टू बी श्योर। जी देखिए, एक तो ये हमारे लिए पहला तजर्बा है, हम इसको देखेंगे तकरीबन 1-2 हफ्ता रिस्पांस क्या आता है, और इसकी फिजिबिलिटी क्या बनती है। और वैसे तो फिजिबिलिटी की कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हमने ये देखना है कि रिस्पांस क्या आता है पब्लिक का। उसको देखते हुए हम पूरे शहर में मजीद ऐसी शॉप्स कायम करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह अभी आप देखें, फिजिबिलिटी भी देखें, बहुत सारी दुआएं हैं अच्छे काम के लिए, जो मुल्क के लिए खिदमत करे उसके साथ हमारा साथ है। बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब, फिक्सिट से हमारे साथ मौजूद थे। वेरी वेरी अमेजिंग इनिशिएटिव टेकन बाय द एंटायर टीम। छोटा सा वक्फा लेते हैं। सवेरे पाकिस्तान में शाज़िब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार। तो क्या आपने गोल चक्कर लगाना है या खबरें सुननी है? हमारे साथ रहिएगा। फिर हमारे साथ रहने का, सब सवेरे पाकिस्तान के साथ जुड़े रहने का, शाज़िब और माया के साथ जुड़े रहने का, रिश्ता बनाए रखने का बेहद शुक्रिया। लेकिन एक रिश्ता जो हम देख रहे हैं मेरे और आपके घरों में, और वो रिश्ता हमारे मजीद जो खून के रिश्ते हैं उस पर किस तरीके से वो अफेक्ट करता है, या उनके जहनों पे किस तरह अफेक्ट करता है। मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों के हवाले से शाज़िब, जो हर वक्त YouTube पर अपनी पसंद की वीडियोस देख रहे होते हैं। कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं, हम अक्सर बहस करते हैं इस बारे में, कोई बुराई नहीं बच्चों को वीडियोस देखना, लेकिन क्या उसको देखकर अपनी जिंदगी पर गलत तरीके से उसका असर होना, क्या ये सही है? बिल्कुल, इसी पर हम सवाल उठाएंगे, क्योंकि मैं तो खैर बहुत सारी वीडियोस मैंने बच्चों के साथ बैठ के देखी हैं। अक्सर हमारी फैमिलीज के अपने बच्चे भी वो बेबी शार्क है, फिर बहुत सारी पोएम्स हैं वो देख रहे होते हैं। फिर आजकल रोमा एंड डियाना है, विलाद एंड निकी है, ये यूट्यूब किड्स पर 2 सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले चैनल्स हैं जिनको बच्चे देखते हैं। और इसमें होता क्या है कि इसमें बहुत महंगे तरीन टॉयज जो हैं वो दिखाए जाते हैं, नजर आ रहे होते हैं बिल्कुल, और एक लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाया जाता है बच्चों का। लेकिन इससे हो क्या रहा है कि वो जो अरबपति तर्ज जिंदगी का एक हम देखते हैं ना इसमें एक फैक्टर, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी फिर जाहिर है ख्वाहिश करते हैं कि उनको भी ये टॉयज खरीदने। अच्छा, अभी हमारे ही टीम मेंबर, हमारे जो भाई हैं, उनकी बेटी का छोटा सा वाकया बताती हूँ कि जैसे कि अगर फर्ज करें माँ बाप बाहर जा रहे हैं, चलो बाहर निकल शॉपिंग के लिए, तो वो उसका असर क्या है बच्ची पर हमारी, वो ये है कि ये शॉपिंग पे जा रहे हैं तो अब हम ये टॉय लेंगे और हम वो टॉय लेंगे, हम बाहर जा रहे हैं तो हम ये शॉपिंग करेंगे। तो बेसिकली प्री कंसीव नोशन, यानी कि वक्त से पहले उनके जहन में एक पिक्चर बनी होती है कि हम बाहर निकलेंगे तो हम शॉपिंग करेंगे, और हम शॉपिंग करेंगे तो हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, पावर ऑफ एफर्मेशन, बहुत अच्छी चीज है। और फिर जब उनको चीज नहीं मिलती माया, उसका तो भी वो जो एग्रेशन उनके अंदर आता है, उससे हम, क्योंकि हम जो उनकी मेंटल हेल्थ की बात करें ना, बच्चों की जो ज़हनी सेहत है वो कितनी मुतासर हो रही है इस वजह से कि पहले तो वो एक चीज देख लेते हैं और आप खुद उनको दिखाते हैं घर पे बैठ के, उनको उन्हीं कार्टून्स में और उन्हीं वीडियोस में यूट्यूब की सब कुछ दिखा देते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको मिल नहीं पाती तो ये चीज कितनी असरअंदाज होती है उनकी ज़हनी सेहत पर, उनकी परवरिश पर। इन दोनों पर आज हमने बात करनी है, तो हमने राब्ता किया है माहिर नफ्सियात किरण जावेद साहिबा मौजूद हैं। किरण साहिबा आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। किरण साहिबा, हम ये देख रहे हैं वीडियोस भी जो हमने देखी हैं कि मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर बच्चों को बड़े लग्जरी टॉयज दिखाए जाते हैं और बच्चे बड़े एडिक्ट हो चुके हैं इस चीज के, हर घर में बच्चा ये वीडियोस देख रहा है। आप क्या समझती हैं, क्या ये वीडियोस की वजह से कुछ बच्चों की जो ज़हनी सेहत है वो भी खराब हो रही है?
बिल्कुल हो रही है। बहुत अहम टॉपिक आपने रेस किया है और ये हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आहिस्ता आहिस्ता हम किस तरफ जा रहे हैं और हम अपने बच्चों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आपने यूट्यूब की बात की, तो बिल्कुल यूट्यूब के से स्टार्ट हो चुका है ये बेसिकली पेरेंट्स को टैप करने के लिए कि उनको जब बच्चे जब वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं किसी चीज़ में और बच्चे तंग कर रहे हैं, उस टाइम उनको कुछ चाहिए बट वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे फिलहाल के लिए बिकॉज दे आर बिजी, तो वो फौरन यूट्यूब ऑन किया और बच्चों को ईजी लगा दिया। रो रहा है बच्चों को, उसके आगे यूट्यूब की स्क्रीन ऑन करके लगा दी, बच्चा एकदम से चुप हो जाएगा। अब इसके थ्रू क्या हो रहा है कि बच्चों के जहन में वो चीज़ नक्श होती चली जा रही है। अब वो उसके लिए क्रेव करते हैं, जब वो क्रेव करते हैं वो एक अलग इशू है कि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। अब उसके अंदर जो मवाद मौजूद है यूट्यूब के अंदर, इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि बच्चों को अट्रैक्ट किया जाए और फिर उसी से रिलेटेड फिर मवाद जो है वो मार्केट्स में आ जाता है, क्योंकि जब बच्चे वहां से देखते हैं तो फिर बच्चों को उस चीज के लिए क्रेव कर रहे होते हैं, वो चाहिए होती है, तो फिर मार्केट जब माँ बाप के साथ जाते हैं तो हर उस चीज पे हाथ रखते हैं जो उनको याद दिलाता है कि उन्होंने उस चीज में देखा था, और वो इतना कलरफुल, इतना अट्रैक्टिव, इस तरीके से लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाया जा रहा है। देखिए इस वक्त हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और पाकिस्तान तो इस वक्त सबके सामने हालात हैं जो भी हैं, उसमें अगर वो बच्चे इस तरह की वीडियोस देखेंगे, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाया जाएगा, तो बच्चों को कैसे समझाया जाए कि बेटा ये YouTube पर देखना आसान है लेकिन हमारे लिए इसको अफोर्ड करना उतना ही मुश्किल है। जी किरण। बिल्कुल। अच्छा, इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो ये कि जो कंटेंट YouTube पे दिखाया जा रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड नहीं है, वो इंटरनेशनल बेस्ड है। ठीक है, वो इंटरनेशनली हर जगह पे मौजूद है। हर कंट्री अपने अपने किस्म के कार्टून इस तरह की चीजें बना रहे हैं, एनिमेशंस। सेकेंडली दिखाने वाला सेकंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, या केयर टेकर्स होते हैं, तो हम रेस्ट्रिक्शन उन पे लगा सकते हैं, यानी वो अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं, यानी हर जगह पे जाके तो गलती नहीं है। बिल्कुल, इसमें पेरेंट्स आप कह रही हैं कि पेरेंट्स जो आदत डालते हैं बच्चों को YouTube वीडियोस दिखाने की या खाना खाते हुए कोई भी काम करते हुए, उनको आदत अपनी बदलनी पड़ेगी। कैसे? याद रखिए, अगर हम बचपन में कैसे पले हैं, 90s के बच्चे, 80s के बच्चे और उससे पहले के बगैर सेल फोन्स के पले हैं, वो उस टाइम पेरेंट्स क्या देते थे? खिलौना, स्विंग या अपने साथ बिठाना। लेकिन उस टाइम को हम कंपैरिजन कैसे करें? अब आजकल के बच्चों के हर एक के हाथ में जो है वो फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, इतनी एक्सेस मिल गई है कि इजीली उनके पास YouTube वीडियोस अवेलेबल हैं, तो जाहिर है फिर हम उन बच्चों को उस हद तक रोक नहीं सकते जितना 90s के 80s के बच्चों को रोक सकते थे, उनको सब था ही नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने इससे मिसाल इस वजह से दी है कि पॉसिबिलिटी मौजूद है, पॉसिबिलिटी है कि बच्चों को दूसरी तरह चीजों पर भी इंटरटेन किया जा सकता है, क्योंकि ये वही बच्चे हैं, बच्चा तो एक ही होते हैं ना, अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं। अच्छा, अब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल का दौर इतना ज्यादा आगे जा चुका है कि गैजेट्स जरूरी हो चुके हैं, तो गैजेट्स पे हम बच्चों को रोक नहीं सकते, टोटली रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए बहुत ईजी होता है। प्रैक्टिस थोड़ा डिफिकल्ट होगी अगर आदत बिल्ट हो चुकी है बच्चों को बहुत ज्यादा देखने की, वरना इजी ये है कि वो तो कंफर्ट जोन से निकलना आसान नहीं। बिल्कुल, टाइम बाउंड, शाम के खेलने का टाइम होता है कि बच्चे आप असर से मगरिब तक बाहर खेल सकते हैं, उसके बाद आपको अलाउ नहीं है। इसी तरह गैजेट के भी आप टाइम रख दीजिए और उसको फिर आपने सुपरवाइज भी करना है, टाइम देके बच्चे को गैजेट देके छोड़ नहीं देना कि सेल फोन दे दिया, आईफोन दे दिया, टैबलेट दे दिया, कुछ भी दे दिया और छोड़ दिया, टीवी ऑन कर दिया और छोड़ दिया। नो, आप सुपरवाइज करते रहिए, आपका माइंड इतना कि आप अपना काम भी करें, क्या देख रहे किस कंटेंट को। किरण, फिर आप क्या इस वक्त मशवरा देंगी कि बच्चों को किस तरह का जो है वो मवाद दिखाना चाहिए? आपने कहा इस तरह उनकी फिजिकल एक्टिविटीज भी करें। हम अक्सर, पता है क्यों मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, क्योंकि हम अक्सर सबसे पाकिस्तान में जो है ना इस इशू को रेस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बार बार आवाज खटका और दस्तक देने के बाद भी हम फिर सुन रहे होते हैं। शायद वही वाली बात है कि बूंद 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 करके फिर कहीं जाके फिर निशान पड़ेगा। तो आज फिर एक बूंद डालने की कोशिश करते हैं कि क्या माँ बाप को दिखाना चाहिए अगर बच्चों को सेल फोन चाहिए, वो अपना एक काउच, अपना एक कॉर्नर, अपना एक कोना, एक अपना बैठने की जगह फिक्स करे हुए होते हैं। हर एज का बच्चा मैं देखती हूँ, ठीक है, और उसने अपना फोन लिया हुआ होता है हाथ में और अपनी मर्जी की चीजें देख रहा होता है। नॉट सेइंग कि कुछ गलत देख रहे होते हैं, लेकिन उन चीजों से उनका दिमाग किस तरह बन रहा होता है। तो क्या देखने को मशवरा देती हैं आप? जी किरण। देखिए,
अगर आप YouTube पे जाएं तो बहुत से कंटेंट है, एजुकेशनल कंटेंट भी मौजूद है, बच्चों के एज रिलेटेड पोएम्स का राइमिंग्स का कंटेंट भी मौजूद है, ठीक है। और वो भी आप अगर पेरेंट्स खुद एक दफा गो थ्रू करें चीजों को और फिर उसके बाद उनको वो कंटेंट लगा कर दे के छोड़ दिया जाए, ठीक है। और फिर सुपरविजन के मैं जिस तरह बात करती हूँ कि बार बार सुपरवाइज भी जरूर करे कि बच्चा दूसरे कंटेंट तक कैसे शिफ्ट हो रहा है तो उसको देखें, ठीक है। एजुकेशनल वीडियोस हो जाती हैं, अगर कोई एनिमेशन कुछ कार्टून है, माँ बाप को भी देखना पड़ेगा ना, वो सिर्फ बच्चों पे ही ना छोड़ दे। प्रॉब्लम फिर ये आ जाती है ना किरण साहिबा, प्रॉब्लम फिर ये आ जाती है कि जब वालिदैन आजकल, क्योंकि जनरेशन ऐसी हो चुकी हैं कि वालिदैन खुद भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बच्चे तो सबसे पहले आपको फॉलो करेंगे, तो अब तो मजबूरी बन चुकी मोबाइल फोन इस्तेमाल करना। तो फिर आप मेरे ख्याल में ठीक कह रही हैं कि पहले पेरेंट्स ये चेक करें कि कौन सी वीडियोस दिखानी चाहिए। क्या अगर आपके ज़हन में कोई ऐसी वीडियोस हैं या किस किस्म की वीडियोस होनी चाहिए जो बच्चों के साथ शेयर की जा सकती है, उनको दिखा सकती है, और किस एज ग्रुप के साथ किस किस्म की वीडियो दिखाई जा सकती है? कि मैं स्पेसिफिक चैनल्स की तो बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं जनरल आपको बता दिया कि बहुत से एजुकेशनल वीडियोस हो सकती हैं। कंटेंट किस टाइप का? जी जी। कंटेंट देखिए, एजुकेशनल हो, इस्लामिक कंटेंट भी हो सकता है, राइमिंग पोएम कंटेंट भी हो सकता है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी हो सकता है, वेरी वेल हो सकता है, छोटे छोटे फर्दर साउंड्स होते हैं जिस तरह बिगनर्स के होते हैं ABCD के साथ एब और हदा राइट, तो ये सब चीजें हो सकती है। कंटेंट देखा जाए तो बहुत सारे पेरेंट्स को पहले गो थ्रू करके होमवर्क रिसर्च करके बच्चों को करना पड़ेगा आगे उनको कि क्या चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो पेरेंट्स को बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे किरण मैं अभी गई हुई थी उम्रे पे, तो मैंने मुझे याद आई आपकी बात से, जैसे आपने कहा ना इस्लामिक कंटेंट, तो क्या हुआ कि जितने भी लोग थे ना गाड़ी में वो बैठे, अच्छा एक छोटी बेबी भी थी वहां पे 2-2.5 साल की ना, उस बैठे हैं गाड़ी में और वहां पर उन्होंने लगा दिया है जी दुरूद शरीफ इन बेबी वॉइसेस ना, बच्चों की आवाज में उन्होंने दुरूद शरीफ लगा दी। अच्छा अब उसमें क्या हुआ, वो छोटी बच्ची ना साथ साथ करते गए, तो पहले रो रही थी, साथ साथ पढ़ते पढ़ते उसने अपनी पोएम की उसमें आई, वो अपने तर्ज में आई और उसके बाद वो चुप हो गई। तो यानी कि बड़ों को वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि यार उनको खबरें सुननी है या उनको कोई गाना सुनना है या उनको कुछ और सुनना है, उसके अलावा बच्चों के साथ वही सुने जो बच्चों को सुनाना चाहते हैं। अच्छा, आपने किरण साहब से ये पूछा है कि स्क्रीन टाइम बच्चों का कितना होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे नॉर्मली दिन में अब तो सारा दिन वीडियोस देखते रहते हैं, तो एक नॉर्मली स्क्रीन टाइम बच्चों का कितना होना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए ये डिपेंड करता है एज टू एज। अगर बहुत छोटा बच्चा है आपका 3-4 साल का है तो उसको 15 मिनट से ज्यादा स्क्रीन टाइम बिल्कुल स्टार्ट मत कीजिए। 10 to 15 मिनट से अगर आप 24 आवर्स की बात कर रही हैं, 24 आवर्स में 15 मिनट से ज्यादा ना हो। जी बिल्कुल 24 आवर्स से 15 मिनट से ज्यादा होना हो। देखिए लेकिन ये देखने में बिल्कुल आइडियलिस्टिक लोगों को नहीं लगेगा, क्योंकि वो 15 मिनट में क्या कर पाएंगे, बच्चे को तो उन्हें देके छोड़ देना है ताकि वो अपनी चीजें कर सकें, वो अपना काम कर सकते हैं, अपना रिलैक्स कर सकें, इसी से फोन पे बात कर सकते हैं। शायद वो इस बात पे एग्री ना करें, लेकिन देखिए आप 2-3 साल 4 साल के बच्चे के लिए आई साइट पे कितना सिर्फ जहनी तौर पे कि फिजिकल तौर पे भी अफेक्ट करता है। बच्चा सिर्फ झुका रहता है तो उसके कंधे सामने रहेगा तो सिर्फ आई साइट, ठीक है, फॉर्मनेस, बैक, सब चीजों में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा नफ्सियाती एक चीज उसको हम कॉन्सेप्ट को कहते हैं कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी पेरेंट्स को दिखानी पड़ेगी अपने बच्चों के साथ, तब जाके उनके अंदर ये चीजें बिल्ड होंगी। बच्चा बिल्कुल जरूर करता है। शुक्रिया किरण, आपने वक्त निकाला और आप सही कह रही हैं कि ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी था, इस पे बात करना भी बहुत ज़रूरी था और आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ माहिर नफ्सियात किरण मौजूद थी, उन्होंने बताया वाकई में कि बच्चों को एक तो सबसे पहले कि पेरेंट्स खुद जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करें और अपना जो है बच्चों के साथ जो दिखाना चाहते हैं वो खुद भी देखें, खुद भी सुने, बच्चों को जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी लगाएं, देखें, मॉनिटर करें और साथ साथ इस वाली बात को कि ये वाकई में असर डालता है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि इस तरह की लग्जरियस लाइफस्टाइल बच्चों के छोटे छोटे जहनों पर क्या असर डालता है। फिर फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लेके ओह वेरी जो आप कहती हैं मैं उसी पे अमल करता हूं। कितना फर्मा बरदार भाई है मेरा, माशाअल्लाह। हम फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लेके चलते हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जब हम जिम्नास्टिक की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे बच्चे जिम्नास्टिक का शौक रखते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पाते, उनको ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं मिल पाते जहां पर वो अपनी प्रैक्टिस करें और फिर अब तो कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। जिम्नास्टिक कहाँ नहीं होती दुनिया भर में, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब उनको बुनियादी जो उनकी ज़रूरियात हैं, जो वसाइल हैं वो इतने कम होते हैं
कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, वो इतने परफेक्ट नहीं हो पाते अपने जिम्नास्टिक में। लेकिन लियारी के बच्चे तो भाई वसाइल कम हो या कुछ ना भी हो, वो तब भी अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, टैलेंटेड बच्चे और बहुत ही टैलेंटेड है माशाल्लाह। तो हम जिनका जिक्र कर रहे हैं वो वाकई कराची के इलाके लियारी में कायम एक जिम की कहानी है, जहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जिम्नास्टिक करते हैं। वो जिम्नास्टिक कैसे करते हैं हम देखना भी चाह रहे हैं, उनके अंदर कितना टैलेंट है और वो टैलेंट को कैसे निखारा जा रहा है। माया, आप देखना चाह रही हैं? काशिफ भाई गए लियारी और हमें नहीं लेकर गए। शाजिब, आपने नोट किया, काशिफ सजाद हमारे टीम मेंबर अच्छी अच्छी जगहों पे चले जाते हैं, फिर हम लोगों को भेजते हैं धूप में। लेकिन जनाब हम बहुत एक्साइटेड हैं इस पैकेज को देखने के लिए कि वहां के बच्चे किस तरीके से जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं। प्लीज दिखाइए। खेलों से मोहब्बत करने वालों की सरजमीन है। मैदान कोई भी हो, पाकिस्तानी नौजवान अपने टैलेंट से उसे फतह करना जानते हैं। बस तलाश है तो एक बेहतरीन मौके की। आज मैं भी कुछ ऐसे नौजवानों से मिलने आया हूं जो जिम्नास्टिक में अपना नाम बनाना चाहते हैं, मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो मेरे साथ उस जिम में चलिए और देखिए कि वो किस तरीके से तरबियत ले रहे हैं और उनके अज़ाइम क्या हैं। पाकिस्तानी नौजवानों में पोटेंशियल है, बच्चे जिम्नास्टिक की तरफ भी आ रहे हैं, क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी पसंद कर रहे हैं और यकीनन पाकिस्तान में टैलेंट है, बस ज़रूरत है तो बेहतर प्लेटफॉर्म की। मेरे साथ कुछ जिम्नास्टिक प्लेयर एथलीट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई उन्हें ये शौक़ कब से पैदा हुआ और वह कब से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना? क्या नाम है आपका? वामिक। कब इरादा किया कि मुझे जिम्नास्टिक करना है? इन 2015। तो क्या वजह थी जिम्नास्टिक की तरफ आने की? शौक़ था। क्या देखते हो, तुम्हें लगता है पाकिस्तान में क्रिकेट को ज़्यादा अहमियत दी जाती है? ऐसे में तुम्हें लगता है कि हर प्लेटफॉर्म को अहमियत देनी चाहिए, ये नहीं कि नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा स्कोप क्या है जिम्नास्टिक में? जिम्नास्टिक में सहूलत होगी तो हर चीज़ होगी। अब तक कितने कंपटीशन में हिस्सा लिया तुमने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारों में। कोई मेडल जीता? ये अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मेडल जीते? तकरीबन 45 to 40 है। तो ये कौन से मेडल हैं जो तुमने 45 to 40 जीते? ऑल कराची, ऑल पाकिस्तान। क्या वजह है कि तुमने नेशनल लेवल पे इतने जीते हैं लेकिन इंटरनेशनल एक्सपोजर अब तक नहीं मिल सका? आगे बढ़ाने के लिए लोग होते ही नहीं हैं, मतलब एक सपोर्ट होती है ना, सपोर्टर हुकूमत की तरफ से, तो वो चीज़ भी नहीं है, सब एक दूसरे में ही लगे हैं। अपने सफ़र का आगाज़ कब से किया और कितने अब तक मेडल जीत चुके हो? कौन कौन से कंपटीशन में हिस्सा लिया? जैसा कि आपने हमारी क्लब को देखा कि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है और हमारे जिम्नास्टिक में तो 6 इवेंट है, उनमें से एक इवेंट में उसमें आपको रनिंग चाहिए होता है 27 मीटर। तो इस क्लब के लिहाज से उस इवेंट के लिहाज से ये जगह बहुत छोटी है। हमें गवर्नमेंट से यही इल्तिमास करते हैं कि हमें एक बड़ी सी जगह दे दें यहाँ पे। यानी कि जिम्नास्टिक एक बहुत टफ गेम है, इसमें इंजरीज़ का बहुत खतरा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम कमरे से किस तरह हमारे स्टेप आउट हो रहे हैं, हम फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नेशनल खेले हैं और काफ़ी सारे मेडल हासिल किए हैं बहुत सारे नेशनलों में। लियारी एक वक्त में गैंगवार की वजह से जाना जाता था, लोग खौफज़दा थे और ये तासुर पाया जाता था कि यहाँ के नौजवान जो हैं वो उस गैंगवार का शिकार होकर स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आ पाते। लेकिन अब हम लगातार देख रहे हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में जो लियारी के लड़के हैं, वो बॉक्सिंग हो, फुटबॉल हो, जिम्नास्टिक हो, जूडो हो, उसमें अपना नाम बना रहे हैं, एमएमए के लिए जा रहे हैं, एमएमए फाइट कर रहे हैं, मेडल भी जीत कर आ रहे हैं। ये बतौर नौजवान तुम्हें क्या लगता है कितना पॉजिटिव साइन है? माशाल्लाह लियारी में आप कहीं भी जाओ, आपको स्पोर्ट्स के लिहाज से हर जगह हर गली के हिस्से में टैलेंट मिलेगा। आपकी बात तो बिल्कुल सही है। एक वक्त हम जिस टाइम लियारी में गैंगवार आप जिस तरह बात करें कि हम जब क्लब में ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग के दौरान क्लब के बाहर फायरिंग होती थी, उस वक्त हम उस हालत में भी हमारी ट्रेनिंग कंटिन्यू थी। और माशाल्लाह अगर लियारी के जवानों को सहूलत दी जाए, पर नज़र रखा जाए तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना यकीन है कि बहुत से अच्छे प्लेयर यहाँ से निकलेंगे। मेरे साथ उस्ताद रफ़ीक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि एक जिम्नास्ट की तैयारी में कितना ख़र्चा आता है, उनकी डाइट क्या होती है, कितने बच्चे इस क्लब में उनके पास हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, कितने बच्चे हैं आपके पास जो जिम्नास्टिक सीख रहे हैं इस वक्त? तकरीबन 100 से ऊपर हैं। 100 से ऊपर बच्चे हैं। मुझे ये बताएं कि कितनी कैटेगरी होती है जिम्नास्टिक की? जिम्नास्टिक की लेवल्स पॉइंट होता है ना इसमें। क्लास ए होते हैं, क्लास बी, क्लास सी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल वाइज उनको सिखाया जाता है। हमने देखा बहुत छोटे बच्चे भी आपके पास सीख रहे हैं।
बच्चों की सेफ्टी का ख्याल रखना कि उन्हें कोई इंजरी ना हो, ये कितना चैलेंजिंग है एक कोच के लिए? तकरीबन ये बहुत हार्ड है, क्योंकि इसके लिए फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम हेल्प एंड सेल्फ के तहत, अपनी मदद आपके तहत जितना हमसे हो पाता है हम वो करते हैं। तो बाकी जो हमारे एसोसिएशंस हैं, सिंसपोर्ट बोर्ड है, वो जितना उनसे हो सकता है वो हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से जितना होना चाहिए उस लेवल में नहीं है। सर, एक जिमनास्ट की डाइट पे रोज़ का अगर हम बताएं तो कितना खर्चा आता है? इस महंगाई के दौर में तो ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले हमारा जो टाइम था उसमें कम से कम 50-100 लग जाते थे, लेकिन अभी इस महंगाई के दौर में तो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो क्या ऐसा हुआ है कि जब से महंगाई बढ़ी है कुछ बच्चों ने जिम आना छोड़ा है, क्लब आना छोड़ दिया है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो डाइट पे ध्यान दे सकें? तकरीबन पहले पूरे लियारी में जिम्नास्टिक के 12 क्लब थे, अब 12 से 3 हो गए हैं। इसकी वजह यही है। हमारा विज़न तो ये है कि बच्चे जो है ना तालीम और स्पोर्ट के ज़रिए अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। से नो टू ड्रग इज़ आवर विज़न। ये हमारा विज़न भी और हमारा मिशन भी है कि बच्चे ड्रग्स से बचें। भाई हमारे बच्चे भी किसी से कम नहीं है। 2 जिमनास्ट बच्चियां मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई उन्होंने कब शुरू किया, क्या गोल्स हैं उनके, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कब शुरू किया जिमनास्ट तुमने? ये मैंने 2 साल पहले। तो कौन कौन सी कैटेगरी में परफॉर्म करती हो? मैं फ्लिक वगैरह करती हूँ और बैक फ्लिक। मैं कोशिश इतने कर रही हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाऊँ, मैं नेशनल प्लेयर बनूँ। लड़कियाँ वैसे कम नहीं होते लड़कों से, जो चीज़ लड़के नहीं करते वो लड़कियाँ करके दिखाते। लड़कों को स्पोर्ट का शौक़ नहीं होता, लड़कियों को होता है। तो भाई कोई लड़का तुमसे टक्कर वक्कर लेता है तो तुम उसको बताती हो कि मैं तो तुमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ? जिम में कोई ऐसा लड़का है जिससे तुम अपनी स्किल से हरा देती हो? हाँ, मैं तो एक लड़के से ज़्यादा फाइट करती हूँ, वो है अरसलान, क्योंकि मैं बोलती हूँ वो अच्छा करे, मैं उससे अच्छा करके दिखाऊँ और अपने अम्मी अब्बू उस्ताद और अपने सर जी वकील का नाम रोशन करके दिखाऊंगी। सब मेरे पर फ़ख्र करे, बोलते ये देखो गोल्ड मेडल प्लेयर है। मैं पाकिस्तान के लिए खेल रही हूँ कि मैं गोल्ड मेडल ला के दिखाऊँ। क्या इरादा है आगे जाके, कौन से कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हो? पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से? तो मैंने सुना है तुम पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खेल भी रही हो? जी हाँ। तो अभी तक कितने इवेंट्स में हिस्सा लिया है? अभी तक तो नहीं, लेकिन आगे इंशाल्लाह खेल के दिखाऊंगी। गोल्ड मेडल एक नहीं 3 मेरे कोच शान 1 मेडल ले है गोल्ड में, उससे 3 ले के दिखाऊंगी। अब्दुल साहब, हम बात करते हैं कि भाई मेडल्स चाहिए, हमें गोल्ड मेडल चाहिए, हम उम्मीद भी यही लगाते हैं, आवाम भी उम्मीद यही लगाती है, हमारे ऑफिशियल्स भी यही उम्मीद लगाते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को तो हमारे पास तो वो सहूलियात ही नहीं है कि हमारे एथलीट जिमनास्ट जो हैं उस लेवल पर अपनी तैयारी कर सकें। अच्छा, मेन बुनियादी वजह ये है कि हमारे पास यहाँ वसाइल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वसाइल नहीं है। वसाइल के हम काफ़ी मरतबा नहीं जा चुके हैं, वज़ीर खेल के पास जा चुके हैं, ठीक है, तो ओलंपिक हाउस जा चुके हैं, एसोसिएशन तो तकरीबन वो तो जिमनास्टिक का उन्हों के पास भी फ़ंड नहीं है। तो हमें यानी कि काफ़ी लोगों के पास हम जा चुके हैं कि हमें यानी कि ऐसा जिम्नेशियम हमें यानी कि बना दी जाए कि ताकि यहाँ से बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल बन सके। पाकिस्तानी खिलाड़ियों में, पाकिस्तानी एथलीट्स में, जिमनास्ट में पोटेंशियल है, वो कुछ करना भी चाहते हैं, उनमें जज्बा भी है, वो मुल्क का नाम भी रोशन करना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि उन पे थोड़ी तवज्जो दी जाए, उनके लिए फ़ंड्स दिए जाएं और उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। फिर वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान मेडल्स ही मेडल जीतेगा और मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन होगा। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, माया खान और शाज़ेब अहमद के साथ। और ब्रेक में हम जिक्र कर रहे थे कि एक हमारे पास मिसाल है ईमानदारी और फर्शनासी की, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये बड़ी अच्छी छोटी सी स्टोरी है और स्टोरी का नतीजा ये निकला कि मोटरवे पुलिस ने जो है ना उनका जितना नुकसान हुआ था वो भर दिया। सर मैं कहानी सुना सकती हूँ सर, आपकी इजाजत हो तो। आज हम कहानी सुनते हैं। आज कहानी सुनते हैं। कहानी और सुनिएगा। एक दफा का जिक्र है,
एक आदमी बस पे ट्रैवल करने के लिए बैठा, दीगर मुसाफिरों की तरह वो भी बस पर ट्रैवल कर रहा था। वो बस हमेशा की तरह कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टॉप पे रुकती है, जो रुकती है किसी ने कुछ खाना पीना करना होता है, किसी ने कुछ पेट हल्का करना होता है। वो भी अपना पेट हल्का करने की नीयत से दीगर मुसाफिरों की तरह उतर गए, बैतुल खला चले गए। बैतुल खला में जब उनको गए तो अंदाजा हुआ शायद टाइम मुझे ज्यादा लग जाएगा। जब तक वो वापस आए तो वो जो बस थी वो जा चुकी थी। जब उन्होंने मोटरवे पुलिस से राब्ता किया और बताया कि जी मेरा सामान रह गया, तो उन्होंने कहा जी ले लेगा स्टेशन पे अगले स्टॉप पे। उन्होंने कहा नहीं जी, उसमें 25 लाख रुपए नकद पड़ा है मेरे बैग में। और फिर क्या हुआ? फिर ये हो गया वापस बैतुल खला चले गए। 25 लाख रुपए तो जा चुका था। लेकिन खैर इसकी आगे स्टोरी जो छोटी सी खबर है वो ये है कि उनके जो 25 लाख रुपए थे वो उस बस में आगे चले गए और उनको इस बात की बहुत टेंशन थी क्योंकि वो लेट हो गए थे और बस मिस कर चुके थे। फिर उन्होंने मोटरवे पुलिस से राब्ता किया। मोटरवे पुलिस ने बस को अगले जो स्टॉप्स आते हैं वहां पर रोका। रोकने के बाद जब वहां पर बैग चेक किया तो वाकई बिल्कुल ये 25 लाख रुपए थे जो उन्होंने उनको वापस भी किए, जिस शख्स के 25 लाख बस के साथ चले गए। मतलब भाईजान को वैसे भी एक बात, मतलब हमारा एक कोई मतलब 5000 का नोट होता है, हम नहीं छोड़ के कहीं जाते हैं कि भाई जाना है, कोई किसी को खड़ा करके जाते हैं, भाई ये मेरा सामान है प्लीज यहाँ खड़े रहना। महंगाई के दौर में, और वो भी महंगाई। आपने 25 लाख रुपए जो बस में बाकी दिगर मुसाफिर होंगे उनके दिल ही से निकली होगी, आए हाय जे सानू पता होंदा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और जो ईमानदारी की हम बात कर रहे हैं वो मोटरवे पुलिस की बात कर रहे हैं। मोटरवे पुलिस की हम हमेशा मिसाल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि मोटरवे पुलिस जब भी किसी की कोई चीज हो, कोई पैसे हो या कोई भी शख्स मुश्किल में हो तो उसकी आसानी के लिए उनकी मदद करने को पहुंचती है और कोशिश करती है कि उनको जितना फैसिलिटेट कर सकती है वो करे। हमारे साथ आज मोटरवे पुलिस के एसपी फैसल अकरम मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आप ठीक हैं जी? अल्लाह का शुक्र। फैसल साहब बड़े फख्र की बात है, मोटरवे पुलिस वैसे तो हमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं, लेकिन थोड़ा सा बताइएगा ये क्या केस था 25 लाख रुपए का? जी बिल्कुल, जिस तरह अभी आपने अपने प्रोग्राम में ये थोड़ी आपने तफसील बताई है तो मैं इसमें इसकी डिटेल थोड़ी अर्ज कर देता हूँ। ये एक ट्रैवलर थे जो इस्लामाबाद से फैसलाबाद की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। तो 15 जून को रात 1:20 पे हमने ये उनको रिकवर करके दिए थे उनके पैसे। तो बेसिकली जो पैसेंजर थे उन्होंने अपने बस के ऊपर जो रैक बने होते हैं उसमें अपना बैग रख दिया था और बस रुकी थी मेरे एरिया में M2 साउथ जो मोटर पुलिस का सेक्टर है लाहौर से कोट मोमन। तो वो सियाल सर्विस एरिया में रुके थे वॉशरूम के लिए। मीनवाइल वो थोड़ा लेट गया, बस चूंकि रवाना होने वाली थी तो ये इनको नहीं अंदाजा था कि ये बस अभी यहाँ से रवाना हो। तो उनको वॉशरूम में थोड़ा टाइम लग गया तो मीनवाइल बस निकल गई। तो ये बड़े परेशान हुए। इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स इन्होंने मुझे बताया जो अरशद साहब थे इनके ये पैसे थे, वो कह रहा था कि बड़े मैं परेशान हुआ। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमारी क्योंकि 24/7 पेट्रोलिंग है तो हमारे ऑफिसर्स इनको नजर आ गई हमारी गाड़ी उसी जगह पे। तो इन्होंने कहा जब आपकी गाड़ी नजर आई तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा अब काम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ। अल्लाह का करना भी ऐसा है और हमारी भी कोर वैल्यूज भी यही हैं, ऑनेस्टी, कर्टसी और हेल्प। तो हमने हमारे ऑफिसर्स ने इन्हीं चीज़ों को नजर रखते हुए फौरी मैसेज रिले किया अगली गाड़ी को। इससे पहले कि ये बस चूंकि मेरा एरिया से थोड़ा 20 किलोमीटर आगे एक दूसरी मोटरवे शुरू हो जाना था, लेकिन इनकी चूंकि मैं समझती हूँ कि प्रॉम्प्ट रिस्पांस था हमारा 130 पे, इन्होंने कॉल भी कर दी थी, हमारे ऑफिसर्स भी इनको मिल गए थे। तो फौरी तौर पे मेरे ही एरिया में इंटरचेंज से आउट होने से पहले विदिन 5 मिनट्स हमने वो बस रुकवा ली थी हमारी अगली गाड़ी। आपको मैं बताना चाहूँगा इसी रेफरेंस से कि हमारे अगर 50 किलोमीटर का एरिया तो हर 10 किलोमीटर के बाद एक हमारी गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही हो, ठीक 10 किलोमीटर बाद अगली गाड़ी हो गया ये। जी ऐसे ही है। तो फौरी हमारी अगली गाड़ी ने इंटरसेप्ट कर लिया बस का नंबर। और लकीली इनकी एक और भी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि इन्होंने हमें बस का नंबर बता दिया कि मैं इस बस में ट्रैवल कर रहा हूं। तो चूंकि बस का नंबर अगर वो निकल जाती फैसल साहब, बस वहां से एग्जिट कर जाती मोटरवे से, तो फिर तो आई थिंक बड़ा मुश्किल हो जाता ये पैसे रिकवर करना। जी थोड़ा मुश्किल हो जाता क्योंकि वो भी मोटरवे ही है हमारी, उसके लेकिन उसके ऑफिस डिफरेंट थे, उनके एसपी मुख्तलिफ थे, तो उनको मैसेज करने में बड़ा थोड़ा डिले हो जानी थी। वैसे तो उनका भी रिस्पांस बड़ा प्रॉम्प्ट। लेकिन फैसल भाई
एक बात तो मुझे बताएं जो कि बिल्कुल ही इस वक्त अलग सवाल है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे बड़े दिल में जोर से यह सवाल आ रहा है। ये जो मोहम्मद अरशद साहब हैं, आपने इनसे ये सवाल नहीं किया कि भाई तुम इतनी बड़ी रकम छोड़ के बैतुल खला जाने का इरादा भी कैसे कर गए, मतलब क्या साथ नहीं लेके जा सकते थे? मतलब आपने सवाल नहीं किया उनसे कि क्यों वाई? ये आप इसका जवाब मांग रहे हैं? मेरी बात हुई थी जी, तो जी मैं अर्ज करता हूँ, मैंने इनसे पूछा था। असल में ये आपने अभी जैसे खुद भी बताया ना कि उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था, उनकी किस्मत अच्छी थी, ये सारी चीजें ना लक पे, और लक आपको पता है ये अल्लाह ताला के हाथ में होता है। तो इन्होंने एक केयरलेसनेस की, इसमें कोई शक नहीं। हम भी इसी चीज पे बड़ा सोचते रहे काफी देर, जब हमने ये रिकवर किए पैसे लेके दिए, हम भी ये सोचते रहे कि ये थोड़ा सा कैजुअल नहीं था इनका एटीट्यूड, इनका ये काम, लेकिन जो आपको पता है कॉल ऑफ नेचर थी, तो इन्होंने जाना पड़ा इनको। मे भी ये भी हो सकता है। तो आपको पता है इंसान जब ट्रैवल कर लो, इनका अभी 2 से 2.5 घंटे का फासला अभी था आगे, तो इनकी ये बता रहे थे मेरी आंख लगी और सारी सवारियां उतर के चली गई। और मैंने इनसे पूछा कि आपने किसी साथ वाले पैसेंजर को बताया नहीं है? उन्होंने कहा जी जब बस खाली हो जाती है ना सर्विस एरिया में, तो कोई भी नहीं होता बस के साथ, सिवाय एक बंदा वो बस की क्लीनिंग कर रहा होता है। ठीक है जी। तो इसी दौरान ये चले गया, टाइम शॉर्ट था। बस वाले ना वो कह रहे थे कि मैंने बस का हॉर्न भी सुना है कि बस मुझे कॉल कर रही है, लेकिन आपको पता है जब बंदा वॉशरूम में जा रहा हो तो एक बस की कॉल और एक नेचर कॉल बड़ा फर्क होता है, क्योंकि मोटरवे पे जब हम ट्रैवल करते हैं सर, हमने ये देखा है कि बस वाले जो हैं वो आई थिंक एक बार हॉर्न देते हैं, फिर थोड़ा वेट करते हैं, फिर एक और बार हॉर्न देते हैं, लेकिन शायद वो उसमें भी बाहर नहीं आ सके और नहीं शायद वो अपनी बस तक पहुंच सके। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि जो हमारी मोटरवे पुलिस है उनकी हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। जो ऑफिसर्स उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे, जिन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया, उस बस को रोका और पैसे रिकवर करवाए, उन तक पहुंचाए, क्या उनकी हौसला अफजाई भी की जाती है? उनको कोई अवार्ड दिया जाता है या उनके कोई इनाम का ऐलान किया जाता है? जी बिल्कुल, ऐलान हो चुका है जी, उनको इंशाल्लाह मिल भी जाएगा। हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खालिद महमूद साहब, हमारे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मलिक यूसुफ साहब, इन दोनों ने उनकी बड़ी हौसला अफजाई की और मैंने उनको इनाम दे दिया है। हमारा एक रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट होता है, तारीफी सर्टिफिकेट, वो मैंने भी दे दिया है, उनको कैश अवार्ड भी कर दिया है। अब हमारी जो सीनियर कमांड है वो भी बड़े उनके इस एक्ट पे और इनके इस गुड वर्क पे बड़े खुश हैं, और उनको वो ना सिर्फ तारीफी सर्टिफिकेट देंगे बल्कि उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको कैश अवार्ड भी देंगे, और ये हमारे डिपार्टमेंट के हर गुड वर्क में होता है। अच्छा फैसल भाई, कभी इस तरह के सवालात, इस तरह के वाकयात होते हैं जब पहले भी मतलब हो चुके हैं कभी आपके सामने, आपकी इधर की जब आपकी पोस्टिंग रही है तो आपने देखे हैं कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स आकर होते रहे हो? जी मैं बिल्कुल आपकी इस बात को एंडोर्स करूंगा। ये कोई पहला वाकया नहीं है इस तरह का, इससे बड़ी अमाउंट्स भी हमने लोगों को दी है जो कि गिर गई या गाड़ी किसी का एक्सीडेंट हो गया उसमें रह गई, बंदा वफात पा गया या इंजर्ड हो गया, तो उनके मिलियंस ऑफ रुपीज होते हैं, ये तो लाख थे, वो करोड़ों रुपीज भी होते हैं। उसमें गोल्ड होता है, उनकी ज्वेलरीज होती हैं, और उसमें हमारे ऑफिसर्स ने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो उनकी हम लॉस्ट जो आर्टिकल्स हैं उनको ना रखें। वो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने इंजर्ड जो हमारे मुसाफिर होते हैं या कोई और उनके साथ, हमें तो यहाँ की लाहौर और फैसलाबाद की मोटरवे की जो है ना वो प्रमोशनल वीडियोस बनानी चाहिए कि आप अपने मिलियंस का जो रकम है लेके जाएं और आपको जो है ना बाहिफाजत वो पैसा अगर आप भूल जाएं गिरा दें। बड़ी अच्छी बात है, इसमें लोगों को सिक्योर करना भी इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ उनकी अशिया जो आइटम्स उनके पास हैं, अल्लाह ना करे कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो सबसे पहले उनको रिकवर करना, वो तहवील में ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन सर साथ में बताइएगा, थोड़ा सा अरेंजमेंट मोटरवे पुलिस डिसाइड करती है कि जो बसेज आ रही होती हैं, क्योंकि अक्सर हम चोरी के केसेस भी देखते हैं, मुस्तकिल बसेज आ रही होती हैं बहुत बड़ी तादाद में, जो बीच में टर्मिनल्स आते हैं, जो बीच में स्टॉप ओवर्स आते हैं, वहां पर बसेज रुकती हैं, बहुत सारे लोग भी होते हैं, चोरियां भी हो जाती हैं, उसके लिए कुछ खास हिदायत हैं मोटरवे पुलिस की लोगों के लिए? जी इस तरह है कि चूंकि ये बस इस्लामाबाद से आ रही थी, तो सबसे पहले तो हम तमाम PSPs जो ओनर्स हैं और उनके एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बताते हैं कि आपने एक अपना मैकेनिज्म रखना है कि मुसाफिरों को सवार करते वक्त अड्डे से आपने तमाम हिफाजती इक़दाम देखने हैं कि कोई बंदा वेपन के साथ या कोई किसी क्राइम की नीयत से तो नहीं आ रहा। फिर जैसे ही ये बस इस्लामाबाद से एंटर हुई होगी मोटरवे इस्लामाबाद टोल प्लाजा से, इसकी एक मूवी बनी थी,
उस मूवी मेकिंग में हमारे एक ऑफिसर बस में सवार होते हैं, एक मूवी मेकर जाके हर एक बंदे की मूवी रिकॉर्ड करता है, उस दौरान वो मशकूक अफराद पे भी नजर रखते हैं। और ऐसा हुआ है कि इस हमारे इस SOP की वजह से तैयार करने से बहुत सारे हमने ऐसे इवेंट्स होने से रोक लिए कि हम ऑन द स्पॉट हमने क्रिमिनल को या ऐसे बंदे को जिस नीयत से बैठा था उसको डिटेक्ट कर लिया, और हमारे जितने भी मूवी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर क्रिमिनल्स का ना सिर्फ वो डाटा भी मौजूद होता है, इस लिहाज से कि हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस से कोऑर्डिनेशन करते हैं तो हमें क्रिमिनल्स का डाटा भी देते हैं। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये मूवीज जो बनाई जाती हैं वो तो उनसे बनाई जाती हैं जो कि बसेस वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जो अपनी पर्सनल गाड़ियों में होते हैं उनकी मूवीज तो नहीं बनती नॉर्मली। जी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम है कि प्राइवेसी का प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आपने वक्त निकाला और आपने इतना इंटरेस्टिंग हमें इंसिडेंट भी बताया, और इस तरीके से जो है मोटरवे पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, कमेंडेबल, सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गॉड ब्लेस यू। और भाई अरशद थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। अच्छा जनाब, एहतियात तो बहुत जगहों पे करनी चाहिए। अब आपको हम जो विजुअल दिखाएंगे उसमें भी आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, लेकिन लोगों ने अपने अपने इजहार करना होता है। कभी कोई बगी में अच्छा वैसे हाँ बिल्कुल, हमने बहुत सारी एग्जांपल्स पहले देखी है ना, कोई साइकिल पे आता है, कोई किसी और चीज पे, मतलब कोई गधा गाड़ी पे आ रहा होता है, कोई घोड़ा गाड़ी पे आ रहा होता है, बग्गी में आ रहा होता है, ये सब चीजें हो रही होती हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने क्या किया, वो फवाद चौधरी साहब को हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि वो ऊंट पे सवार होकर जो है वो जाते नजर आ रहे हैं, साथ में उनके बहुत सारे लोग भी हैं। तो हमने माजी में तो ये देखा है, कोई ताला लगाकर असेंबली पहुंचता है मुंह पे, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है जी पेट्रोल महंगा हो गया तो मैं तो गधा गाड़ी पर जो है असेंबली पहुंचूंगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब जब कहीं जा रहे हैं तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है। इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि अब सफर करना नई हुकूमत जो आई है ना उनकी वजह से बड़ा मुश्किल हो गया है, उन्होंने पेट्रोल बड़ा महंगा कर दिया। मुझे लग रहा है कहीं वो राजस्थान में कहीं है, रेगिस्तान में जा रहे हैं कहीं, और पीछे से जो है ना वो ठन 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 वाली आवाजें आती हैं जो ऊंट के साथ आती हैं। लेकिन ये भी उनका एक अंदाज है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि जनाब महंगाई बढ़ रही है, लोग पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकते। तो जनाब फवाद चौधरी साहब को आप इस विजुअल्स में देख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब एंड आई वी वर टुगेदर, जब वो एंकर थे तो हम ARY के साथ थे, तो बड़ा जबरदस्त, उनका शुरू से सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है माशाल्लाह से। तो अभी भी उन्होंने मेरा ख्याल है एहतजाज करने की भी नियत, भी उन्होंने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर अलाइव रखा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इसमें टाइम मैनेज कैसे होगा, अगर वो दफ्तर पहुंचना चाह रहे हैं अपने वक्त पर, तो क्या ऊंट उनको दफ्तर वक्त पर पहुंचाएगा? भाई देखिए, उन्होंने अपना एहतजाज कर दिया, अब आपने जो समझना समझिए, आपके ऊपर है। देखिए परसेप्शन का कोई हद नहीं है और कोई तरीका नहीं है, लेकिन देन अगेन उन्होंने बात ये सही की वैसे। लेकिन शायद से वो वाली बात है ना, अगर फ्यूल की प्राइसेस आगे बढ़ गई हैं, इतनी महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोग वैसे ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपने खुद बताया रोडों पर जो है वो रश कम हो गया है। आपने अभी देखे हैं, अभी बाजारों का टाइम कम हो गया है, उसके बाद लोगों ने जो है ना वो इस वक्त देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ लोग दे ना, वो कोई ऊंट पे सवार हो रहा है, किसी पे सवार हो रहा है, और ऐसे सवार करके एहतजाज किया जा रहा है। घोड़े पे सवार है, और हवा के घोड़े पे सवार का मतलब है कि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। रखिएगा अपना ख्याल। शाहजेब और माया को हमारी शरारतों के साथ दीजिए इजाजत, और इंशाल्लाह फिर कल एक अच्छी सुबह के साथ, अच्छी खबरों के साथ, अच्छी बातों के साथ फिर हाजिर होंगे। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।